हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज करने वाले हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट भी इसके अंदर रहेंगे, वेरी शॉर्ट भी इसके अंदर रहेंगे, लास्ट 7 to 8 ईयर्स के। ठीक है, परसों आपका एग्जाम है। 7 to 8 ईयर्स के जितने भी PYQs पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हम कंसीडर करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो लोग इस सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं या आने वाले जो एग्जाम हैं उनके नोट्स लेना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। 790 690 1757 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। अब तो बहुत मिनिमल प्राइस मैंने किया हुआ है नोट्स का, और लास्ट टाइम वैसे चला हुआ है, तो आप रिवीजन के लिए नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और नोट्स में आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग के सारे टॉपिक मिलेंगे, और PYQs भी उसके अंदर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये बात मुझे आपको बोलनी थी। आज हम करने वाले हैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। तो स्टार्ट करते हैं 2024 से, यानी रिसेंटली जो पेपर पूछा गया था लास्ट ईयर, पहले उसको देखेंगे, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर इसी तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे, पहले 2024 के, फिर 23 के, फिर 22, इस तरीके से। ठीक है, और एक बात और बोलनी थी। देखो, आप लोगों के एग्जाम चले हुए हैं, किसी भी फेक न्यूज़ में नहीं जाना है कि एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, या किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ की तरफ नहीं जाना है। ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती है वो CCS की साइट पे मिलेगी, या अगर किसी तरीके का कोई पेपर पोस्टपोन भी होता है तो मैं वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो फेक चीजों से बचना है, फेक न्यूज से बचना है, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजों पे ही आपको डिपेंड रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जेंडर एम्पावरमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 नंबर में एग्जामिनर चाहता है कि आप 2 या 4 पॉइंट ही लिखें। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में तो बोला भी जाता है कि राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक या 4 पॉइंट्स या 4 चीफ वैल्यूज, इस तरीके से आपको नंबर लिख के दे देगा कि इतने पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो पहले देखते हैं जेंडर एम्पावरमेंट क्या होता है, यानी लैंगिक सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट होता है कि जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो एम्पावरमेंट होता है। तो किसी भी जेंडर को अगर हम बोले, जैसे लड़के की जॉब लग जाए तो वो क्या हो गया, एम्पावर हो गया। किसी लड़की की जॉब लग जाए तो एम्पावर हो गई। तो जेंडर एम्पावरमेंट होता है इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। आप पैसे कमाने लग जाए, आपको 50,000 की आपकी जॉब लग जाए, 1 लाख की जॉब लग जाए, तो आपकी कैपेसिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। स्पेशली फोकस होता है वुमेन्स पे, क्योंकि आज से 100 साल पहले भी पुरुष समाज कमा रहा था, आज से 50 साल पहले भी लड़के तो कमा ही रहे थे। भाई, हमारे पापा भी कमाते थे, हमारे बाबा भी कमाते थे, बड़बाबा हैं वो भी कमाते थे। तो आदमियों में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव किस में आया? लेडीज में आया, वुमेन्स में आया। तो ये बात होती है ज्यादातर वुमेन्स की, वुमेन एम्पावरमेंट की होती है, लेकिन जेंडर एम्पावरमेंट के अंदर भी हम वुमेन को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों, विशेषकर महिलाएं, ठीक है, और उपेक्षित लिंगों को निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने की क्षमता दी जाती है। यानी डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं, आप अपनी चॉइसेस रख सकते हैं, और इसमें फोकस रहता है लड़कियों के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर, या फिर पिछड़े समूह के ऊपर, जो पिछड़ा वर्ग है, जो उभर नहीं पा रहा है। जैसे कि गरीब लोग होते हैं, तो गरीब लोग, अगर किसी गरीब के घर में एक सरकारी नौकरी लग जाए तो वो एम्पावर हो जाता है ना, वो सशक्त हो जाता है। तो उन्हीं पे बात होती है, उन्हीं को एग्जाम्पल सेट किया जाता है। अब कोई ऑफिसर है या किसी का अच्छा काम है, बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर इंसान है, उनके घर में 4th ग्रेड की किसी की जॉब लग जाए, कोई कांस्टेबल लग जाए, कोई टीचर लग जाए, तो उनपे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उनके लिए तो ऐसे हो गया जैसे आटे में नमक के बराबर, कि हाँ लग गया तो ठीक है। अब हमारे घर में तो सब अच्छी पोस्ट पे, लेकिन अगर कोई बिल्कुल बहुत गरीब घर है, उसके घर में कोई बच्चा कामयाब हो जाए, तो वो होता है एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट होता है यानी आपकी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपनी चॉइसेस रख सकते हैं। तो ये क्या है? यह वे प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति, विशेषकर महिला और उपेक्षित लिंगों को निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने की क्षमता दी जाती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। यह सभी लिंगों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में समान भागीदारी को बढ़ावा देती है, कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशली भी, पॉलिटिकली भी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी। और ये भी सुनिश्चित करती है कि एजुकेशन सब तक पहुंचे, एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सर्विस फॉर एवरी जेंडर। एम्पावरमेंट का होता है कि लड़कियों को जैसे पढ़ाना, तो लड़कियों को सशक्त कर दिया, तो यानी हर किसी तक, हर एक इंडिविजुअल तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, हर कोई एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, हर किसी को जॉब मिलनी चाहिए, हेल्थ सर्विस सभी के लिए होनी चाहिए। जैसे कि
ये सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, तो क्या उसमें ऐसा होता है कि अमीर को देखा जाएगा, गरीब को नहीं देखा जाता? नहीं देखा ना, ऐसा नहीं होता, सभी के लिए सेम है। आप एम्स में चले जाएं, सभी के लिए सेम है। राम मनोहर लोहिया में चले जाएं, चाहे गरीब घर से हैं चाहे अमीर घर से हैं, तो सबका ही चेकअप होगा। तो हेल्थ सर्विस भी सबको मिलनी चाहिए। तो वो क्या होता है? एम्पावरमेंट होता है। तो इट हेल्प्स इन रिमूविंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स, यानी जो जेंडर को लेके भेदभाव है कि लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़का ये कर सकता है, तो इस भेदभाव को समाप्त करने, स्टीरियोटिपिकल सोच है कि लड़कियां इस तरीके से रहेंगी, या लड़कियां पर्दे में रहेंगी, लड़कियां घर में रहेंगी, रसोई में रहेंगी, तो इसको भी ये रिमूव करता है। जब इसको रिमूव कर देंगे तभी तो एम्पावरमेंट होगा। जब कहते हैं ना लड़की को लड़के के बराबर देखेंगे, लड़का लड़की एक समान, तभी वो एम्पावरमेंट में आता है। तो इट बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस अमंग इंडिविजुअल्स टू ऑल जेंडर्स, यानी यह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर का विकास करता है। ठीक है, आप लोग जो अगर कोई सक्सेस हो जाए तो आत्मविश्वास तो अपने आप आ जाएगा और आत्मनिर्भर भी रहेगा, यानी अपने ऊपर डिपेंड हो जाएगा, आपको किसी से कुछ भी नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वलिटी, यानी जेंडर इक्वलिटी क्या होता है? लिंग समानता, यानी एक समान, बिल्कुल लड़के को भी उसी तराजू में रखा जाए, लड़की को भी उसी तराजू में रखा जाए, यानी बराबर सबको हक दिया जाए। तो जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि बराबर सबके राइट्स होने चाहिए, जिम्मेदारियां भी बराबर होनी चाहिए और मौके भी बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि घर में चलो गरीब हैं, थोड़े से पैसे हैं तो फिर लड़के के ऊपर लगाया जाए, यानी लड़कों को पढ़ाया जाए, लड़की को क्या है, नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर काम करा रहे हैं, जॉब, लड़के की जॉब नहीं लगी तो लड़के को बिजनेस करा दिया और लड़की की शादी कर दी। तो ये जेंडर इक्वलिटी नहीं होती। जेंडर इक्वलिटी होती है दोनों को बराबर राइट्स देने चाहिए, बराबर जिम्मेदारी देनी चाहिए, बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो इट इंप्लाइज ऑन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने देता। अगर भेदभाव हो गया तो वो जेंडर इनइक्वलिटी हो गई, असमानता हो गई। तो भेदभाव नहीं करना है, यानी समानता रखनी है। दूसरा क्या है? इक्वल वेजेस और जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी सभी के लिए समान वेतन होना चाहिए और नौकरी के अवसर भी सबको मिलने चाहिए, यानी बराबर सैलरी हो, लड़की की भी और लड़के की भी, है ना। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, यानी शिक्षा और संसाधन तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है, यानी बराबर सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, बराबर सबको रिसोर्सेज मिलने चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई घर में अगर कोई चीज आ रही है तो लड़के को दी जा रही है, लड़की को नहीं दी जा रही, नहीं, इक्वलिटी होनी चाहिए, दोनों को बराबर रिसोर्सेज मिलने चाहिए, एजुकेशन मिल रही है तो भी बराबर मिलने चाहिए। इट सपोर्ट द शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम एंड वर्क प्लेस, यानी अब देखो इसमें घर और कार्यस्थल की जिम्मेदारियों की भी समान साझेदारी का समर्थन करता है, कि ये नहीं कि लड़कियां ही घर में काम करेंगी या रसोई का जो काम है, खाना बनाने का काम है, वो वुमेन्स ही करेंगी, नहीं, लड़के भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, बेइज्जती थोड़ी। वो जेंडर इक्वलिटी, अगर लड़का लड़की जॉब करके साथ में घर पे आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ घर साथ आ रहे हैं, तो दोनों को काम करना चाहिए, क्योंकि कमा भी दोनों रहे हैं तो घर भी दोनों संभालेंगे। तो यानी बराबर की साझेदारी होनी चाहिए, तभी वो जेंडर इक्वलिटी होता है। नेक्स्ट है हिडन करिकुलम ऑफ जेंडर्स इन स्कूल, यानी विद्यालयों में जेंडर का छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है। इसके लॉन्ग टॉपिक भी करेंगे, मे भी आपको मॉर्निंग में मैराथन मिलेगी, ये तो अब मिल जाएगी। हिडन करिकुलम होता है जो चीजें हम किताबों में नहीं पढ़ते हैं, टीचर हमें फॉर्मल एजुकेशन में नहीं पढ़ा रहे, इनफॉर्मली कुछ भी कह दे रहे हैं। जैसे किसी बच्चे का मजाक बना रहे हैं, अच्छा ये डॉक्टर बनेगा, नहीं तुम तो कुछ भी नहीं बनोगे अपने जीवन में, तो ये हिडन करिकुलम का पार्ट है। अच्छा लड़कियों, तुम लड़कियां चोटी बना के आओगी, 2 चोटी बना के आनी है, तो ये हिडन करिकुलम का पार्ट है। अच्छा लड़कियों स्कर्ट पहनना नहीं है, तुम्हें सूट पहनना है कल से, ये हिडन करिकुलम का पार्ट है। अच्छा दिवाली आ रही है तो दिवाली पे साफ सफाई करनी है, लड़कियां तो पोछा लगाएंगे और लड़के करेंगे बेंच उठाने का काम, ये हिडन करिकुलम का पार्ट है। यानी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होना, तो ये कहीं लिखा थोड़ी है, ये फॉर्मल करिकुलम में थोड़ी है, लेकिन ये क्या है, हिडन है, ये छुपी हुई चीजें हैं। ये चीजें हम स्कूल से बहुत बार हमने देखते हुए आए हैं। लड़कियों को ऐसे ही बोल देते थे, कुछ भी टीचर हंस रही है तो हंसने के ऊपर टोक देंगे, क्यों हंस रही हो तुम, लड़कियों की इतने ज्यादा हंस रही हो, तो ये क्या है, हिडन करिकुलम का पार्ट है। तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम वह अप्रकट शिक्षा है जो छात्र विद्यालय के वातावरण और शिक्षकों के व्यवहार से लिंग संबंधी सीखते हैं। समझ गए कि जेंडर के बेस पे समझते हैं कि लड़कियां कोई भी बाल खोल के आ गई, फैशन करके आ गई, कुछ भी किसी तरीके की, या लड़के हैं किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर दी, तो उसे टोंट टाइप में बोलना कि अच्छा तुमने ऐसे कर लिया, तुम तो लड़की हो, तो ये हिडन करिकुलम का पार्ट होता है। तो इट इंक्लूड जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़कों और लड़कियों से की जाने वाली लिंग आधारित अपेक्षाएं शामिल होती हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में जो हमारे मैनेजर थे, प्रिंसिपल थे, वो कहते थे कि अगर काम नहीं करोगी तो रसोई में काम करोगी, अगर मतलब होमवर्क नहीं करोगी या पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम रसोई संभालोगी
कल को जाके। तो ये क्या है, हिडन करिकुलम का पार्ट है, वो कहीं लिखा थोड़ी हुआ है, लेकिन वो क्या है, वो एक तरीके से बातें लगती थी, वो हिडन करिकुलम का पार्ट है। एक टीचर बोला करते थे कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम्हारे तो लक्षण नर्स बनने के, मतलब मुझे नहीं, इस तरीके की बातें लड़कियों को बोलते थे। किसी लड़की को कुछ बोलना, किसी लड़की को कुछ बोलना, तो ये हिडन करिकुलम का पार्ट है। तो जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स, ये हिडन करिकुलम का ही पार्ट होता है कि सबसे अलग अलग एक्सपेक्टेशन रखना। बहुत बार ये टेक्स्ट बुक में भी दिखाया जाता है, टीचर इंटरेक्शन एंड क्लासरूम सीटिंग में भी होता है। क्लासरूम सीटिंग में जैसे कि लड़के लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, लड़कियों की तो एक रो हो गई, इस वाली बेंच पे 3 बेंच पे लड़कियां आ गई, बाकी पूरी क्लास में लड़के बैठे हैं, तो क्लासरूम सीटिंग में हो गया डिफरेंस। तीसरा क्या है, टीचर इंटरेक्शन में, अच्छा लड़के अगर गुस्सा भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे, लड़कियों को बहुत ज्यादा बातें सुनाएंगे, बहुत सारी उन्हें बातें बोलेंगे अगर कुछ भी हो गया तो। टेक्स्ट बुक में क्या दिखाया जाए, जो हमारे एनसीईआरटी उसमें दिखाया जाता है कि लड़कियां जो है, लड़कियां झाड़ू लगा रही हैं, किचन संभाल रही हैं, और लड़कों को दिखाया जाता है कि ब्रेड मेकर है, यानी रोटी कमा के ला रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं कि हमारा घर चल सके, यानी पैसा कमा के ला रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें किसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, टेक्स्ट बुक में, ठीक है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है। तो ये भी हिडन करिकुलम का ही पार्ट है। इट प्रमोट्स स्टीरियोटाइप्स लाइक बॉयज बीइंग स्ट्रॉन्गर और गर्ल्स बीइंग मोर ओबीडिएंट। देखो मैं वही बता रही थी कि ये चीज दर्शाती है स्टीरियोटिपिकल, ये रूढ़िवादिता सोच है कि लड़के जो है, लड़के तो शरीर से मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, लड़के उल्टा भी बोल दे तो चलेगा, लेकिन लड़कियां क्या है, कैसी होनी चाहिए, ओबीडिएंट होनी चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए, इस तरीके से जो बस ऐसे ही करती रहे, है ना। तो लड़कियां क्या है, ओबीडिएंट होनी चाहिए। तो ये भी हिडन करिकुलम का पार्ट है। ये कहीं बुक में थोड़ी ना लिखा जाता है कि लड़कियों को ही रेस्पेक्ट करनी है, लड़कों को नहीं करनी, लड़कियों को ही चुप रहना है, लड़कों को नहीं रहना, ऐसी चीजें थोड़ी ना लिखी होती है। इट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड जेंडर रोल्स, यानी ये छात्रों को लिंग भूमिकाओं के प्रति सोच को प्रभावित करता है। सोच बदलती है लड़कियों की भी और लड़कों की भी, है ना। नेक्स्ट है स्टेट द कोज ऑफ डॉरी सिस्टम, यानी दहेज प्रथा के कारण बताइए। तो दहेज प्रथा क्यों होती है? दहेज प्रथा तो समाज की वजह से होती है। अच्छा, उसने अपनी लड़की को 10 लाख की गाड़ी दी है तो हम 20 लाख की देंगे, तो ये क्या, सोसाइटी की वजह से, संस्कृति की वजह से, कि हमारे घर में तो ये चीजें चलती आ रही हैं पीछे से, तो आगे भी चलेगा। पीछे से हमारे लड़के को ये चीजें मिलती आ रही है, हमारी लड़की को ये चीजें होती आ रही है, तो आगे तक भी चलेंगी, यानी सांस्कृतिक तरीके से। इकोनॉमिक फैक्टर से, अच्छा मेरे पास तो इतना पैसा है तो मैं तो ऐसी शादी करूंगा, मैं तो अपने लड़कियों को इस तरीके से शादी करूंगा, 1 करोड़ की शादी करूंगा, 2 करोड़ की। तो ये डाउरी सिस्टम जो है समाज की वजह से होता है, संस्कृति की वजह से होता है, और बहुत बार आर्थिक कारण की वजह से भी होता है, ठीक है। डीप रूटेड पेट्रियार्कल माइंडसेट दैट डिवैल्यूज वुमेन, यानी महिलाओं को कमतर मानने वाले पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण भी ये होता है कि भाई हमारी लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन हम अपनी लड़की को इतनी सारी चीजें दे देंगे कि उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये डॉरी को बढ़ावा देता है ना। और या फिर लड़के बोलते हैं कि हमारे लड़के की तो गवर्नमेंट जॉब है तो हम इतनी डॉरी लेंगे, हमें इतना दहेज चाहिए। तो ये क्या है, महिलाओं को कमतर मानने वाली पितृसत्तात्मक क्या होता है, जहां पे घर के पुरुष वर्ग की कमांड चलती है, घर के पुरुष वर्ग का ऑर्डर चलता है। सोशल प्रेशर एंड स्टेटस डिस्प्लेज इन मैरिज, यानी विवाह में सामाजिक दबाव और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन होता है। अच्छा, अगर हमने ये नहीं दिया तो समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सामाजिक दबाव के कारण ये चीजें होती हैं, है ना, समाज को दिखावे की वजह से। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग पीपल, बहुत बार शिक्षा और जागरूकता की कमी। देखो जो एजुकेटेड आज के नए बच्चे आ रहे हैं, उन्हें डॉरी की जरूरत नहीं है, उन्हें दहेज की जरूरत नहीं है, जरूरत किसको है, बड़े बूढ़ों को। उन्हें लगता है अच्छा हमारी पगड़ी तो तभी ऊंची होगी तब हमें इतना सारा दहेज मिलेगा, या हम इतना सारा देंगे अपनी लड़की को, हमने अपनी लड़की की ऐसे शादी की। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? एक तो अवेयरनेस नहीं है, एक दूसरा एजुकेशन की भी कमी है। ग्रीड एंड डिमांड फॉर वेल्थ फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली, यानी वर पक्ष की लालच और धन की मांग की, लड़की इतना लेके आना चाहिए, लड़की को इतना, अच्छा हमारे घर पे बहू आ रही है तो बहू के यहाँ से इतना कुछ आना चाहिए, तो ये लालच होता है ना। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, यानी मानव अधिकार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट एजुकेशन इक्विप टू इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज, वैल्यूज एंड स्किल नेसेसरी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, यानी मानव अधिकार शिक्षा का उद्देश्य लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यानी अपने राइट्स के प्रति जागरूक करना, उन्हें समानता, न्याय और गरिमा की भावना से युक्त समाज की स्थापना के लिए तैयार करना, कि क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है एक सोसाइटी में रहने के लिए, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत है, हमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, हमारे क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, ये सारी चीजें। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस, टू मेक इंडिविजुअल अवेयर ऑफ देयर बेसिक राइट, यानी
लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कि हमारे बेसिक राइट क्या है हमारे बेसिक राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सबका है, फ्रीडम, सबको फ्रीडम चाहिए, सबको, ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी को आके बाउंड कर सकता है, नहीं। एजुकेशन, शिक्षा सबका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि शिक्षा तुम्हें लेनी ही लेनी है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता पढ़ने से। इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। तो ये हमारे बेसिक राइट्स होते हैं। रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस यानी सम्मान और सहिष्णुता, तो विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के प्रति सम्मान और सहनशीलता को बढ़ावा देना, सहनशीलता को। एक्टिव सिटीजनशिप यानी टू एनकरेज पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस लाइक वोटिंग, वॉइसिंग कंसर्न एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी ये भी हमारे एक तरीके से अधिकार होते हैं कि वोट देने का अधिकार सबका होता है। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि सबके अधिकार है। वॉइसिंग कंसर्न यानी आप किसी भी समस्या को बता रहे हैं, है ना, समस्या की अभिव्यक्ति आदि को बढ़ावा देना। एम्पावरमेंट, टू एम्पावर मार्जिनलाइज ग्रुप टू फाइट फॉर देयर राइट्स थ्रू पीसफुल मीन्स, यानी जो सशक्तिकरण, वंचित वर्गों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम बनाना। ठीक है, तो ये होती है ह्यूमन राइट एजुकेशन, यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में जो एजुकेशन दी जाती है, जो अधिकारों के प्रति लोगों को अवेयर किया जाता है, वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों एजुकेशन दी जाती है, इसलिए तो दी जाती है ताकि लोग जाग सके, उन्हें पता चल सके कि हमारे अधिकार क्या है, रेस्पेक्ट और टॉलरेट कर सके, एक्टिव सिटीजन बन सके। जब अधिकारों के प्रति हम लोग अवेयर हो जाएंगे तो हम हर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे और सशक्त भी हो जाएंगे। जब अपने अधिकार पता चल जाते हैं तो इंसान सशक्त हो जाता है ना। डिस्कस विद एग्जाम्पल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर एंड फिल्म्स, यानी समाचार पत्रों एवं फिल्मों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की विवेचना कीजिए। तो मीडिया क्या है, प्ले अ पावरफुल रोल इन शेपिंग पब्लिक परसेप्शन, द वे वुमेन आर पोर्ट्रेड इन न्यूज़पेपर एंड फिल्म इन्फ्लुएंसेस सोसाइटल एटीट्यूड, यानी मीडिया समाज की सोच को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली साधन है। देखो, मीडिया से हम लोग इंस्पायर भी होते हैं और बहुत सारी गलत चीजें भी आती हैं, है ना, बहुत गलत फीड भी आती है सोशल मीडिया पे। तो समाचार पत्रों और फिल्मों में महिलाओं की छवि समाज की सोच को दर्शाती है, जैसे कि रूढ़िवादी चित्रण, महिलाओं को भावुक, कमजोर या घरेलू कार्यों तक सीमित दिखाया जाता है। अब आपने कभी भी जो न्यूज़पेपर में फोटोज देखी होंगी या कोई भी इमोजी रोता हुआ आदमियों का नहीं देखा होगा, आंसू बहती हुई वोमेन दिखेंगी आपको, है ना, बिल्कुल जो कमजोर दिखेंगी वो औरतें दिखेंगी, तो भावुक दिखेंगी तो औरतें दिखेंगी। अगर लड़के रोने भी लगते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि तुम लड़के होके रो रहे हो, और लड़कियों को बोला जाता है लड़कियां तो रोती ही हैं, तो उन्हें भावुक कमजोर दिखाया जाता है। और क्या दिखाया जाएगा, घर में काम करते हुए दिखाया जाएगा, लड़कों को नहीं दिखाया जा सकता, है ना। तो इस तरीके की जो फोटोज या इस तरीके की जो वीडियोज होती हैं वो स्टीरियोटिपिकल शो करती हैं, यानी पुराने जमाने से जो चीजें चलती आ रही हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी वस्तुतिकरण, फिल्मों में महिलाओं को अक्सर सौंदर्य और ग्लैमर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अब ग्लैमरस के लिए लड़कियों को ही यूज किया जाता है, जैसे कि आपने कोई भी हॉट फोटो शूट देना हो तो लड़के थोड़ी ना देंगे, लड़कियां ही देती हैं, तो एक ग्लैमर की तरह यूज किया गया। ब्यूटी के लिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन करना हो, फेयर लवली का प्रमोशन करना हो तो लड़के नहीं करते, लड़कियां करेंगी। किसी भी चीज ऐसे बहुत सारे एड्स होंगे जो लड़कियां ही करती हैं। किचन का कोई भी प्रमोशन है तो उसके प्रमोशन कौन करेंगी, लड़कियां ही करेंगी। तो ये क्या है, वस्तुतिकरण। प्रगतिशील चित्र यानी कुछ फिल्में और समाचार महिलाओं को नेता, प्रोफेशनल और बदलाव लाने वाली के रूप में दर्शाते हैं, जैसे दंगल और क्वीन, है ना, ये अच्छी बात है। इसमें प्रोग्रेसिव पोर्ट्रेयल है, यानी जैसे कबड्डी में लड़कियों को दिखाया जा रहा है या फिर कुश्ती में लड़कियों को दिखाया जा रहा है, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव यानी बदलता हुआ जमाना। प्रगतिशील, प्रगति हो रही है ना, यानी एक तरीके से रोल को चेंज कर दिया। पहले कुश्ती में किसको दिखाते थे, लड़कों को, लेकिन जैसे जैसे अब टाइम बदल रहा है तो कुश्ती में किसको भी दिखा रहे हैं, लड़कियों को भी दिखा रहे हैं। पहले फोर्स में सिर्फ लड़के जाया करते थे, लेकिन अब क्या है, फोर्स में लड़कियां भी जा रही है, फौज में लड़कियां जा रही है। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव पोर्ट्रेयल है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अंडर रिप्रेजेंटेशन यानी कम प्रस्तुति, महिलाओं की उपलब्धि और समस्याएं समाचारों में पर्याप्त स्थान नहीं पाती, यानी जो वोमेन्स के कोई भी अचीवमेंट हो, कोई भी इशू हो, उसे वो वाला प्लेस नहीं मिलता न्यूज़पेपर के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ही लिखने हैं। अब सोशलाइजेशन थ्योरी क्या है, सामाजिकरण। तो सामाजिकरण क्या होता है, समाज में हम किस तरीके से रह रहे हैं, वैल्यूज कैसे हम सीख रहे हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, हमें बिहेव कैसे करना है, हमें सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस कैसे फॉलो करने हैं। तो सोशलाइजेशन थ्योरी रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न द वैल्यूज, बिहेवियर and norms of their society. It helps them function as responsible member of society. यानी सामाजिकरण सिद्धांत उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है और एक जिम्मेदार सदस्य बनता है ना।
तो इसके मेन पॉइंट क्या है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के कारक कौन से हैं। सबसे पहले सामाजिकरण कहां से होता है भाई, सबसे पहले सामाजिकरण बच्चे का घर से होता है, क्योंकि 3 साल का बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने, और 3 साल तक बच्चा इतना ज्यादा कहीं इन्वॉल्व भी नहीं होता, घर पे होता है। तो घर पे ही तो सीखता है कि किससे नमस्ते करनी है, जब पापा आ रहे हैं तो नमस्ते करनी है, पैर छूने हैं, बाबा जी आ रहे हैं तो नमस्ते करनी है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, अच्छा बड़ों को उल्टा नहीं बोलना है, बड़ों का सम्मान करना है। तो ये जो सामाजिकरण है सबसे पहले कहाँ होता है, परिवार में होता है। फिर बच्चा जब 3 साल का हो जाता है, 3.5 साल का हो जाता है, तो वो स्कूल जाता है, तो उसका जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, जो द्वितीयक सामाजिकरण है, वो स्कूल में होता है। स्कूल में वो फॉर्मल तरीके से सीखता है। फिर उसके बाद वहां स्कूल में उसके दोस्त बनते हैं, तो पीयर्स से भी सीखता है बहुत सारी चीजें। आपने देखा होगा छोटे बच्चे गाली देने लगते हैं, वो कैसे देते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। आस पड़ोस में कहीं जाएंगे तो गलत चीजें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीडिया से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आज के टाइम में बच्चे ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो हमें भी नहीं पता, तो वो कहां से सीख रहे हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं ना दिन भर, तो वो मीडिया से सीख रहे हैं। रिलीजन से भी सामाजिकरण होता है। हम पूजा कर रहे हैं तो बच्चे हमें देख के भी पूजा करते हैं, या किसी को देखा बच्चे ने कोई मंत्र गाते हुए पूजा करते हुए तो पूजा करना सीख गए। तो ये क्या, यहां से भी सामाजिकरण हो रहा है। तो ये क्या है, एजेंट है सोशलाइजेशन के। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कितने तरीके का सामाजिकरण होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी प्राथमिक और द्वितीय। तो प्राथमिक मैंने बताया कि परिवार से होता है। परिवार क्या है, समाज की छोटी इकाई होती है, ठीक है, मिनिएचर वर्जन ऑफ द फैमिली, मिनिएचर वर्जन ऑफ द सोसाइटी से हम बोलते हैं, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का छोटा रूप बोला जाता है परिवार को। तो सबसे पहले सामाजिकरण कहां से होता है, परिवार से। फिर दूसरा कहां होगा, स्कूल से, फ्रेंड्स से और मीडिया से, ठीक है। रोल फॉर्मेशन यानी हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर रोल्स एज सन, डॉटर, स्टूडेंट और सिटीजन, यानी भूमिका निर्माण। तो व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका पता चल जाती है कि मैं किसी की बहन हूं तो मेरा क्या दायरा रहना है, मैं किसी की बेटी हूं तो मेरा क्या दायरा रहना है, या आप किसी के बेटे हैं तो आपका क्या दायरा रहना है। एज अ स्टूडेंट हमें कैसे बिहेव करना है, एज अ सिटीजन हमें किस तरीके से बिहेव करना है। तो हमें रोल फॉर्मेशन भी पता चल जाता है। ये क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज ही हमारा सामाजिकरण हो गया और यहीं पे रुक गया, नहीं, पूरे जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो यानी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है। किसी नए एनवायरनमेंट में गए तो नई चीजें सीख ली, किसी नई जगह गए तो वहां से नई चीजें सीख ली। तो ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। देखो बहुत सारे बच्चों ने कई मुझे क्वेश्चन इस तरीके के भेजे कि दीदी ये वाले जो है लॉन्ग टॉपिक में नहीं है। तो जो शॉर्ट टॉपिक में पूछे गए तो शॉर्ट टॉपिक मैंने अलग कर लिए, वेरी शॉर्ट अलग कर लिए, लॉन्ग टॉपिक मैंने अलग कर लिए हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आपकी पीडीएफ भी छोटी हो जाए। तो एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी यौन उत्पीड़न। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं और आपके साथ कोई भी छेड़छाड़ हो रही है, बदतमीजी हो रही है, तो उसमें अपने व्यूज देने हैं। तो अपने व्यूज आप खुद भी दे सकते हैं और बुकिश लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ये वाला सारा पेपर जो है ये आपकी बेसिक नॉलेज पर डिपेंड है। तो सेक्सुअल हैरासमेंट क्या होता है कि छेड़छाड़ करने, जैसे लड़कियों को छेड़ देते हैं गलत तरीके से, तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल हैरासमेंट। तो सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स, यानी जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है जो व्यक्तियों की गरिमा और कार्यस्थल की नैतिकता का उल्लंघन करती है। भाई जिस जगह जॉब कर रहे हैं तो वहां की नैतिकता भी खत्म होती है, और जिस इंसान के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो उसकी भी गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो इसके अंदर क्या है, अनवेलकम फिजिकल कॉन्टेक्ट, कोई गलत तरीके से टच कर रहा है। और लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरीके का होता है कि कोई गलत तरीके से देख भी रहा है, टच कर रहा है तो पता चल जाता है ना। तो अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट यानी किसी भी तरीके से गलत कोई टच कर रहा है। इनएप्रोप्रिएट कोई गलत कमेंट कर रहा है, आपने देखा भी होगा बहुत बार लड़के गलत कमेंट कर देते हैं, है ना। तो ये क्या इनएप्रोप्रिएट कमेंट, और एनी बिहेवियर दैट क्रिएट अ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, और इस तरीके का कोई भी बिहेवियर जो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो आपको सुटेबल ना लगे, ठीक है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आप ये छोटी छोटी चीजें, ऐसा तो है नहीं कि रोज ही घर पे बताएंगे या रोज ही आप किसी से शेयर करेंगे, तो इसकी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। स्पेशली लड़कियों के लिए अपने राइट्स के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। तो आप इस चीज को फेस करिए, अगर कोई बोले तो 2-4 खिंचा के। Such act not only affect the victim's mental health but also reduce their work performance। अगर इस तरीके का एक्ट होता है तो मेंटल हेल्थ तो प्रभावित होती है और आपका काम भी इफेक्ट होता है। आपको कोई गलत टिप्पणी करने लगे, गलत बोलने लगे, छेड़छाड़ करने लगे, आपका पीछा करने लगे, आपको फॉलो करने लगे, किसी भी तरीके की गलत नजर रखने लगे, तो इससे क्या है मेंटल हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है और आपके काम पे भी प्रभाव पड़ता है। तो एक्ट 2013 मस्ट बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड। 2013 में एक एक्ट आया जो कि इंप्लीमेंट भी हुआ अवेयरनेस को लेके, प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी एंड एंश्योरिंग अ सेफ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म आर एसेंशियल स्टेप टू प्रिवेंट सच मिसकंडक्ट। यानी इस तरीके के एक्ट भी लाए गए जो कि इस तरीके के गलत व्यवहार को रोक सके।
नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 2024 में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पढ़ते हैं। अब तक हमने शॉर्ट पढ़े हैं। व्हाट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कन्या भ्रूण हत्या क्या होता है। यानी जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे का एबॉर्ट करा देना, एबॉर्शन करा देना। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड इज द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एबॉर्टिंग अ फीमेल फोएटस और किलिंग अ गर्ल चाइल्ड आफ्टर बर्थ या बिफोर बर्थ ड्यू टू प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कन्या भ्रूण हत्या वह प्रथा है जिसमें लड़की के भ्रूण को जन्म से पहले या जन्म के बाद मार दिया जाता है, क्योंकि समाज में पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है या तो वो उस बच्चे को एबॉर्ट करा दे, ठीक है, यानी उसे क्या बोलते हैं, उसको एबॉर्शन करा दे, उसकी किलिंग कर दे, या फिर उसे बाहर आने के बाद मार दिया जाता है। किस लिए कि प्रायोरिटी किसको दी जाती है, लड़के को। कि चेक नहीं कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं चेक कराने की लड़का है लड़की है, लड़की है तो एबॉर्ट करा दो, लड़का है तो रख लीजिए। तो इसे बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या। आपने पोस्टर्स भी लिखे हुए देखे होंगे कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक होनी चाहिए। तो ये होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। और आज के टाइम में जो चेकअप होता है ये भी इलीगल है। क्या है ये, इलीगल है। अगर इस तरीके का काम करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसकी डिग्री भी खत्म है। मेंशन 2 सॉल्यूशन टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा रोकने के 2 उपाय बताइए। तो 2 उपाय कौन से हैं। एक तो इस अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी महिलाओं को अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना, यानी स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट एंड लीगल प्रोटेक्शन। यानी अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, पहले के टाइम पे क्या है, लेडीज सहती थी, अगर कोई मार पिटाई कर रहा है, किसी तरीके का वायलेंस हो रहा है तो एडजस्ट करती थी। लेकिन आज के टाइम में ज्यादातर लड़कियां अवेयर हो गई हैं अपने राइट्स के प्रति, तो वो लीगल प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं और अपने राइट्स के प्रति अवेयर भी हैं। तो क्या करना चाहिए, एक तो इससे बचने के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, सब जागरूक होनी चाहिए। अगर सब जागरूक रहेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉज और प्रोवाइडिंग सपोर्ट सेंटर्स, यानी घरेलू हिंसा कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए और सहायता केंद्र उपलब्ध कराने चाहिए कि अगर किसी लड़की को, लेडीज को सहायता की जरूरत है तो वो वहां पे सहायता ले सके। ठीक है, और एजुकेशन भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, यानी वुमेन्स को एजुकेशन दी जाए। 2 सजेशंस टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज, यानी बाल विवाह रोकने हेतु 2 सुझाव लिखिए। तो बाल विवाह कैसे रुक सकता है भाई, बाल विवाह कौन करता है, घर वाले ही तो करते हैं, पेरेंट्स ही तो करते हैं। तो एजुकेशन सबसे बड़े रोल है। अगर पेरेंट एजुकेटेड होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होगी, तो वो बाल विवाह नहीं करेंगे। तो एजुकेटिंग गर्ल्स एंड एनकरेजिंग देम टू कंप्लीट देयर स्कूलिंग। दूसरा क्या है, लड़कियों को एजुकेट कीजिए, क्योंकि बाल विवाह लड़कियों का ही होता है ज्यादातर। तो अगर हम लड़कियों को एजुकेटेड करेंगे, उन्हें शिक्षा देंगे, तो लड़कियों को शिक्षित करना और उनकी पढ़ाई पूरी कराने के लिए प्रोत्साहित करना, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो है, कानूनी विवाह की आयु लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 को सख्ती से लागू करना चाहिए। अगर कोई इसको तोड़ रहा है तो फिर उस पर केस करो, उठा के ले जाएगी पुलिस। When did the Dowry Prohibition Act come into force? दहेज निषेधक अधिनियम कब आया, 1961 में, 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। Which commission is there to protect the right of women in India? भारत में औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW। What do you mean by class? वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो क्लास रिफर्स टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु आर टॉट टुगेदर इन ए स्कूल और इट में रिफर्स टू अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। देखो, एक होता है क्लास यानी वर्ग में बांट देना। वर्ग में कैसे बांट देना, अमीर है गरीब है, इस तरीके से वर्ग बना दिए गए। या फिर ये अच्छी पोस्ट वाले हैं, लो पोस्ट वाले हैं, या ये सोसाइटी जो है ये उच्च जाति वालों की है, ये सोसाइटी जो है नीची जाति वालों की है। तो एक वर्ग बना दिया गया समाज में, उसे हम क्लास कहते हैं, वर्ग कहते हैं, है ना। या फिर आप इसे स्कूल लेवल पे भी समझ सकते हैं कि एक क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टुगेदर पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ बच्चे या कुछ सेक्शन के, कुछ स्टूडेंट, कुछ स्ट्रीम के, तो वो भी एक तरीके से क्लास होता है। लेकिन एक्चुअल में क्लास होता है वर्ग, यानी जो सोशल डिवीजन होता है, सामाजिक वर्गीकरण होता है इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे। पैट्रियार्की क्या होता है, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक यानी जहां पे घर के मेंस की पावर होती है, मैन पावर ज्यादा होती है, वोमेन्स, ठीक है, वोमेन्स की नहीं होती। जो घर का पुरुष वर्ग है उसके कंट्रोल सारा काम होता है, उसके अंडर कंट्रोल सारी चीजें होती हैं। तो यानी होल्डर जो होता है वो कौन होते हैं, पुरुष होता है। तो पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को प्रमुख शक्ति प्राप्त होती है और वे राजनीतिक नेतृत्व और नैतिक अधिकार तथा संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं। यानी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी पुत्र समाज का ही हक है, राजनीतिक नेतृत्व में पुरुष समाज आगे है, और घर का जो कंट्रोल है, घर का जो होल्ड है वो भी पुरुष समाज के ऊपर है। तो उसे हम बोलते हैं पितृसत्तात्मक या पितृसत्ता या पैट्रियार्की। राइट यानी 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट, तो कोई भी 2 प्रकार लिख सकते हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, कल्चरल राइट। 2 मेथड बताने, 2 नहीं,
व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की कौन सी विधियां हैं? तो सामाजिकरण कैसे होते हैं? इमिटेशन के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। यानी सामाजिकरण हम कैसे, हमारा सामाजिकरण होता है तो एक तो हम अनुकरण करके सीखते हैं कि हमारी मम्मी पूजा कर रही हैं तो हम भी पूजा पाठ करने लगे, तो ये अनुकरण हो गया। दूसरा निर्देश के थ्रू, हमारे घर के छोटे बच्चे को कह रहे हैं कि जाइए नमस्ते कीजिए, जाइए पैर छूइए, तो ये क्या हो गया? निर्देश हो गया। इंटरेक्शन यानी बातचीत के दौरान कि हम कुछ गलत ना बोलें, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करके, ओवरऑल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को, अपने घर वालों को, स्कूल में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा सामाजिकरण होता है। फैमिली, परिवार का अर्थ क्या है? तो परिवार क्या एक इकाई है, परिवार क्या एक सामाजिक इकाई है, यानी मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का, मैंने पीछे भी बताया। तो समाज की इकाई है जो कि किससे बनी हुई है? जो हमारे ब्लड है, यानी जैसे कहते हैं खून के रिश्ते, तो रक्त संबंध सारे, और विवाह या गोद लिए गए सदस्य होते हैं, यानी मैरिज हो जाए किसी से तो वो हो गया, यानी हमारे पार्टनर, या गोद लिया गया कोई बच्चा हमने अडॉप्ट कर लिया तो वो हो जाता है। जो एक साथ रहते हैं, एक ही घर में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है ना। अब 2023 के क्वेश्चन देखते हैं। 2023 के शॉर्ट क्वेश्चन है, जेंडर इनइक्वलिटी क्या है? अभी देखो 2024 में पूछा गया जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग समानता। अब इसमें क्या पूछ लिया गया? जेंडर इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या होता है? भेदभाव करना, लड़का ये काम करेगा, लड़की ये करेगी, है ना। तो जेंडर इनइक्वलिटी रिफर्स टू द अनइक्वल ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। यानी लिंग असमानता क्या होता है कि लड़के और लड़की से अनइक्वल ट्रीट करना, यानी भेदभाव करना। मौके दे रहे हैं तो लड़के को ज्यादा मौके दे रहे हैं, लड़कियों को कम, तो यानी दोनों में ही भेदभाव करना। तो हर तरीके से वो क्या करते हैं? अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं उनके लिंग के आधार पे, उनके जेंडर के आधार पे। तो कुछ पॉइंट है सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, यानी सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं। तो समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए भूमिकाएं तय करता है जिससे असमानताएं होती हैं। तो ये जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा तो निर्मित है, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल टॉपिक में। तो सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं क्या होती हैं कि सब सोचते हैं कि लड़का कमाने वाला होना चाहिए, कोई ये नहीं सोचता कि लड़की कमाने वाली होनी चाहिए। तो ये क्या है? अपेक्षाएं सबकी अलग है हर एक रोल को लेके, तो ये भी जेंडर इनइक्वलिटी है। लड़के को क्यों प्रेशर सोचते हैं? लड़के को ये सोचते हैं कि 25 साल में लड़के की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। लड़के के ऊपर इतना सोसाइटल प्रेशर कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो ये समाज के नॉर्म्स बनाए गए हैं और समाज की ही एक्सपेक्टेशन है। तो ये जेंडर इनइक्वलिटी है, लड़के के साथ भी और लड़की के साथ भी होती है ना। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी आर्थिक समानता है। तो महिलाएं कम वेतन पाती हैं और रोजगार के अवसर भी लड़कियों को कम होते हैं। बहुत जगह तो लड़कियों की एलिजिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे लड़कियां इस पोस्ट पे नहीं होंगी। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन यानी राजनीतिक कम प्रतिनिधित्व, राजनीतिक और निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की भागीदारी कम होती है। आपने देखा होगा राजनीति में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 1 महिला मिलेगी। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज यानी शिक्षा असमानता, लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कम मिलती है। अब जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स कोई करना हो तो लड़का भी और लड़की दोनों ने साथ 12th की है और पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो लड़का करना चाह रहा है कि मुझे बीटेक करनी है या फिर कोई भी बीसीए करनी है, चलो बीसीए मान लेते हैं, बीटेक मान लेते हैं, और लड़की भी कह रही है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, बीटेक करना है। तो लड़की को ये बोला जाएगा नहीं तू बीए कर ले, तू बीएससी कर ले, तू कुछ और भी कर ले, लेकिन लड़के को बीटेक करा देंगे जैसे तैसे। तो ये क्या है? डिस्पैरिटी है, असमानता है, ठीक है। हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज यानी वुमेन्स फेस बैरियर इन गेटिंग प्रॉपर हेल्थ केयर, यानी महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी वुमेन सफर मोर वायलेंस एंड हरासमेंट, ज्यादा जो छेड़छाड़ होती है, उत्पीड़न होता है, हिंसा होता है, वो ज्यादातर वुमेन्स के साथ होता है ना। अब एक आधा एक्सेप्शन केस में नहीं बात कर रही, वो ड्रम वाला एग्जाम्पल हम आज के टाइम में बहुत ट्रेंड में है, मतलब अब तो खैर ट्रेंड पुराना हो गया, लेकिन एक आधा एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता। जो सालों से 100 साल से जो एग्जाम्पल आ रहे हैं, 100 साल से जो सफर कर रही हैं वो लेडीज सफर कर रही है ना। कोई वायलेंस में किसी को जला के मारा जा रहा है, किसी को हिंसा की जा रही है, दहेज उत्पीड़न हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस चीज का शिकार ज्यादातर वुमेन्स ही होती हैं। डिस्कस 2 कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, यानी लैंगिक भेदभाव के 2 कारणों की चर्चा कीजिए। तो 2 की जगह मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं। अब देखो 2 पूछे गए हैं और ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। अब यहाँ पे 2 कारण पूछ लिए गए, तो जब इस तरीके से शॉर्ट में पूछा जाए तो अगर हमें 2 याद आ रहे हैं, बेशक 2 लिख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन कर देना क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया है ना। तो क्या है, क्या कारण है? जो लिंग भेदभाव होता है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो क्यों होता है? तो कस्टम्स और ट्रेडिशन, रीति रिवाज की वजह से। अब जैसे कहते हैं ना
लड़कियां शादी करके दूसरे घर जाती हैं तो कहते हैं घर के कि ये तो परंपरा चल रही है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, रीति रिवाज हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो लड़कियों पे थोपे जाते हैं, फिर लड़की के ऊपर भी थोपे जाते हैं, मतलब लड़कों के साथ भी बहुत गलत होता है। तो बहुत सारे कस्टम्स और ट्रेडिशन की वजह से भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी की वजह से भी होता है। जो पिछड़े वर्ग हैं वहां ज्यादा दिक्कतें होती हैं। इलिटरेसी, निरक्षरता, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो भी भेदभाव होता है लड़के और लड़की में, ठीक है। गवर्नमेंट एपैथी, यानी सरकार की उदासीनता की पॉलिसी तो बना दी, एक्ट्स तो बना दिए, लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करें। अगर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो तो भाई कैसे ना होंगे, कैसे नहीं होंगे अप्लाई। सोशल इविल्स, डाउरी, चाइल्ड मैरिज यानी सामाजिक कुरीतियां, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कि लड़की की जल्दी शादी कर देंगे, लड़के की नहीं करेंगे, या किसी भी तरीके की दहेज प्रथा है तो वो भी लड़की वालों से ही ली जाएगी। तो इस तरीके की जो समाज की बुराइयां हैं। फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, यानी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। पॉवर्टी, गरीबी की वजह से भी होता है। गरीबी में अगर प्रायोरिटी दी जा रही है तो वो किसको दी जाती है, लड़के को दी जाती है। सोशल एटीट्यूड, सामाजिक दृष्टिकोण की वजह से कि अच्छा समाज क्या कहेगा, वो सामाजिक दृष्टिकोण जो माइंड सेट बना हुआ है ना, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। एविल ट्रेडिशन, बुरी परंपराएं, बहुत बुरी बुरी परंपराएं भी हैं बहुत सारे धर्मों में, तो उनकी वजह से भी ये चीजें होती हैं। तो कोई भी दो आप इसमें से एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि कस्टम एंड ट्रेडिशन, तो गहरे रूप से स्थापित सांस्कृतिक नियम और परंपराएं, जितनी भी परंपराएं हैं बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक पसंद करती हैं, है ना, लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं। अब किसी की एक लड़की हो जाए तो बहुत घर में ऐसा दुख का माहौल हो जाएगा कि लड़की हो गई, लड़का हो जाए तो ओहो भाई अलग ही लेवल का खुशी हो रही है। तो जिससे लड़कियों की हत्या, लड़कियों की उपेक्षा, परिवारों में संसाधनों का असमान वितरण जैसी प्रथाएं होती हैं, ठीक है। आज भी ये चीजें बहुत हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी, तो लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन का, एजुकेशन की पहुंच नहीं है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से भी है। फॉर वुमेन रेस्ट्रिक्ट देयर एबिलिटी टू चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एसेट देयर राइट्स, यानी महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक अवसरों की सीमित पहुंच होना, ना तो उन्हें एजुकेशन मिल पा रही है क्वालिटी, ना उन्हें अवसर मिल पा रहे हैं, और उनकी पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दे रहे हैं और उनके अधिकारों को पुष्टि करने की क्षमता को सीमित करता है, जिससे रोजगार, निर्णय लेने और संपत्ति में मालिकाना हक क्षेत्र में लैंगिक असमानता की पुष्टि किया जाता है। अब देखो, जैसे कि लड़की अगर पढ़ रही है, बेशक वो कुछ भी कर ले, लेकिन घर का काम करके ही जाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक जया कुमारी की एक मैंने वीडियो देखी कि लड़की अगर जॉब पे जा रही है तो पराठे बना के जाएगी, तो लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है काम का भी, और अगर वो पढ़ाई कर रही हैं तो भी उन्हें काम करना है, अगर वो जॉब कर रही हैं तो भी उन्हें घर का काम करना है, कुछ भी काम कर रही हो घर भी संभालना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम है ना। इसकी वजह से भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ही एक कारण है। लड़के को कोई नहीं कहता कि तुम्हें घर संभालना है, बाहर भी संभालना है, लेकिन लड़की के ऊपर प्रेशर होता है। तो ये भी क्या है, लिंग भेदभाव है। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन सेक्सुअल हैरासमेंट, यानी यौन उत्पीड़न पर अपने व्यवहार विचार व्यक्त करें। तो सेक्सुअल हैरासमेंट हमने पीछे पढ़ा था कि गलत तरीके से टच करना, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर की किसी भी तरीके का कोई भी इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, इंपैक्टफुल हार्म कर रहे हैं, सेक्सुअल हैरासमेंट कर रहे हैं, जैसे साइकोलॉजिकली कोई भी गलत बोल रहा है, इमोशनली गलत बोल रहा है, किसी भी तरीके से कोई विक्टिम है। लीगल प्रोटेक्शन, यानी लॉज एंड पॉलिसीज आर इन प्लेस टू प्रोहिबिट एंड एड्रेस सेक्सुअल हैरासमेंट इन वेरियस सेटिंग। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्ट भी बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशन भी बनाए गए हैं ताकि इन्हें ठीक किया जा सके। जेंडर न्यूट्रलिटी, यानी बोथ मैन एंड वुमेन आर द विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स फॉर ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, यानी लड़के भी सफर करते हैं और लड़की भी सफर करते हैं। जेंडर न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही होता है, बहुत बार लड़कों के साथ भी हो जाता है ना। वर्क प्लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कार्यस्थल की जिम्मेदारी। तो एम्प्लॉयर्स हैव अ ड्यूटी टू क्रिएट अ सेफ एंड रेस्पेक्टफुल वर्क एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम हैरासमेंट, यानी जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि एनवायरनमेंट को सेफ रखें, रेस्पेक्टफुल रखें, हैरासमेंट किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। विक्टिम्स को सपोर्ट किया जाए, तो इट इज क्रूशियल टू सपोर्ट एंड बिलीव विक्टिम्स व्हेन दे कम फॉरवर्ड विद देयर एक्सपीरियंस। अगर किसी के साथ ये होता है तो उन पर विश्वास करना चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए। ये भी हमने पढ़ लिया प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में वुमेन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो स्टीरियोटिपिकल रोल्स उनके दिखाए जाते हैं कि भाई झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, किचन में काम कर रही हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरीके के पोर्ट्रेल होते हैं कि अगर मेकअप का फेयर लवली का ऐड कर रही है तो लड़कियां करेंगी, कोई भी हॉट सीन्स कर रही हैं तो लड़कियां करेंगी। लैक ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नता की कमी है, तो माइनॉरिटी वुमेन और दोज फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में भी अंडर रिप्रेजेंटेड, उनको तो दिखाया ही नहीं जाता। लिमिटेड पोर्टल इन डाइवर्स रोल, अलग अलग रोल तो उनके लिए बहुत कम है। कोई भी राजनीति का कोई भी दबंग रोल हो तो लड़कियों से नहीं कराएंगे, उसके लिए कौन आएगा, लड़का। जेंडर्ड लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज में रीइंफोर्स स्टीरियोटिपिकल और डिविनाइज वुमेन्स अकम्प्लिशमेंट, यानी बहुत बार लिंग आधारित भाषा भी होती है। अच्छा ये वजन का काम है, अच्छा तुम बताओ, लड़के आएंगे, है ना।
अनइक्वल कवरेज यानी असमान कवरेज, लेस अटेंशन, जो वुमेन्स के इश्यूज हैं या अचीवमेंट है उन पे कम ध्यान दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन फेमिनिज्म यानी भारतीय नारीवाद की विशेषताओं पर वर्णन करें। तो फीचर्स क्या है इंडियन फेमिनिज्म के? भाई सामाजिक स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो इंडियन फेमिनिज्म हैज लीड सोशल स्ट्रगल अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। समाज में अपना हक पाने के लिए लड़ना पड़ता है, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जस्टिस नहीं मिल पाता, सब बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो भी आप स्ट्रगल करते हैं, हर जगह लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। तो सामाजिक स्ट्रगल होता है, पहला फीचर है इंडियन फेमिनिज्म का, लड़कियों का, जितने भी महिला समाज है। सपोर्ट कम्युनिटी यानी फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ इंडियन फेमिनिज्म हैज प्लेस टू लीड द वे इन सपोर्ट फॉर जेंडर जस्टिस, यानी जितनी भी सपोर्ट कम्युनिटी है, समर्थन समुदाय भारतीय नारीवाद के अनुयायी और समर्थनों ने लैंगिक न्याय के लिए समर्थन के लिए अग्रसर होने का संकल्प लिया है। बहुत सारी इस तरीके की एनजीओज भी चली हुई हैं जो वुमेन्स की हेल्प कर रही हैं, बहुत सारे इस तरीके के ग्रुप क्रिएट किए गए हैं जो वुमेन्स की हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं। समर्थन के रूप में बहुत सारी संस्थाएं भी आ गई हैं। नारीवाद संगठन और आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। आजकल वुमेन्स के राइट्स पे आवाज उठाई जा रही है। थोड़ी सी वीडियो, आप किसी के साथ कोई भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो बनाओ, डालो, और वो थोड़ी सी भी वायरल हुई तो आपके घर आ जाएंगे ये नारीवाद संगठन के लोग। भारत में जागरूकता बढ़ाना, समाज में जागरूकता बढ़ाना। भारतीय नारीवाद ने महिलाओं के अधिकारों के प्रति समाज की जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा और जागरूकता, जब एजुकेशन देंगे तो भी बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो भारतीय नारीवाद ने महिलाओं के शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान दिया है। सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हो रही है, तो भारतीय नारीवाद ने समाज में लैंगिक न्याय के लिए सशक्त और समर्थ महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब तो एनसीईआरटी के ये एग्जाम्पल हैं, ये भी इतने वायरल हो रहे हैं कि अब एनसीईआरटी जो नई बन के आएगी उसमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज होगी। दो तरह के ह्यूमन राइट्स कोई बताने हैं, तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, यानी नागरिक और राजनीतिक आधार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। जब जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं ना तो जीभ भी लड़खड़ा जाती है। अब मुझे लग रहा है कि आपका जल्दी जल्दी करा दिया जाए, क्योंकि परसों एग्जाम है, तो एक ये रिवीजन फॉर्म में आपका हो जाएगा और आप कान में लीड लगा के सुन लेंगे तो भी बहुत इफेक्टिव होगा। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? लिंग रूढ़िवादिता। स्टीरियोटिपिकल होता है कि जो पहले से एक्सपेक्टेशन है, दिमाग में जो सोच बनी हुई है पुराने टाइम से, वो ही चली आ रही है कि लड़कियां इस तरीके से बिहेव करेंगी, लड़कियां क्या है पर्दे में रहेंगी, लड़कियां क्या है पोलाइटली बोलेंगी, कम हंसेंगी। तो ये सारी क्या है? स्टीरियोटिपिकल चीजें हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप इन्वॉल्व्स हाउ मेन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक, यानी ये दोनों के साथ है, वुमेन्स के साथ भी और मैन के साथ भी, लेकिन वुमेन को ज्यादा कंसिडर किया जाता है क्योंकि दिक्कतें भी तो वुमेन्स के साथ ही होती है ना ज्यादा। तो मैन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट। अब देखो लड़कों का बता देती हूँ, अगर कोई लड़का बहुत ही पोलाइटली बोल रहा है, उसकी आवाज़ बहुत ही पतली है, तो उसका भी मजाक बनेगा। अच्छा लड़का हो के कैसे बोल रहा है ना, कैसे रिएक्ट करता है। किसी लड़के की चाल लड़कियों जैसी हो तो उस पर भी सब हंसेंगे कि कैसे ये चल रहा है। तो ये समाज की एक्सपेक्टेशन है, आपको समाज की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना पड़ेगा, तभी आप अपना एक स्टैंड, अपना एक आइडेंटिफिकेशन समाज के अंदर बना सकते हैं, है ना। तो लिंग रूढ़िवादिता में ये शामिल है कि पुरुषों और महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर कैसे काम करना है, कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे आचरण करने की, ये सारी अपेक्षा की जाती है। कि अच्छा लड़की है तो दिमाग में इमेजिनेशन हो रही है कि अच्छा सूट पहनेंगी, साड़ी पहनेंगी इस तरीके से, लड़का है तो पैंट शर्ट पहनेगा, या लड़का कुछ इस तरीके के बाल, बड़े बड़े बाल रख ले, चोटी बना ले, इतने लंबे बाल हो जाएं पूरे जितने मेरे हैं, तो उसको अलग ही ट्रीट किया जाएगा, देख क्या कर रखा है इसने, है ना। तो इस तरीके की ये क्या है? सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन क्या है कि लड़कों के इतने इतने बाल होने चाहिए और लड़कियों के कितने होने चाहिए? बहुत बड़े बड़े बाल होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, 1 मीटर का तो कम से कम हो, है ना। तो ये पूर्व कल्पित लैंगिक भूमिकाएं पुरुष और महिलाओं को पेशेवर करियर बनाने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत विकल्प चुनने से रोक भी सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? समाज की जो एक्सपेक्टेशन है कि कैसे आप बिहेव करेंगे, उसे हम लिंग रूढ़िवादिता बोलते हैं। जेंडर बायस क्या होता है? जेंडर बायस होता है लिंग पूर्वग्रह, यानी बायसनेस यानी भेदभाव, एक तरीके से अनइक्वल अपॉर्चुनिटी या अनफेयर ट्रीटमेंट, है ना। तो जेंडर बायस क्या है? किसी भी एक जेंडर को फेवर देना दूसरे की बजाय। तो ऑफरिंग लीडिंग टू अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी अनफेयर ट्रीटमेंट यानी बिल्कुल एक समान ट्रीट नहीं करना, अलग अलग तरीके से भेदभाव करना। और या फिर अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, मौके जो दे रहे हैं वो भी बराबर नहीं दे रहे उनके जेंडर के आधार पे। जैसे कि
एग्जाम्पल दिया गया है, यदि कोई अपनी कंपनी लगातार अधिक पुरुषों को नेतृत्व पदों पर बढ़ावा देती है जबकि समान रूप से योग्य महिलाओं की अनदेखी की जाती है, तो यह लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। यानी वहां पे बायसनेस हो रहा है ना कि लड़कों को तो प्रमोशन दे रहे हैं, लड़कियों को नहीं दे रहे, तो ये हो गया जेंडर बायसनेस। अब इसके वेरी शॉर्ट देखते हैं जेंडर स्कूल के। अब देखो इससे आपके बहुत सारे लॉन्ग टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। मैं इतना सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप बना के भी लिख सकते हैं अगर लॉन्ग में कोई टॉपिक इस तरीके से पूछा जाता है तो। पहला है जेंडर डिफरेंस थ्योरी की विशेषता बतानी है। तो जेंडर डिफरेंस यानी लिंग भेद सिद्धांत की विशेषता। तो लिंग अंतर सिद्धांत बताता है कि पुरुष और महिलाओं में अंतर्निहित जैविक अंतर होते हैं कि भाई इनहेरेंट तो होती हैं चेंजेस, लड़के अलग होते हैं, लड़की अलग होती हैं, लेकिन उनके व्यवहार, अनुभूति और सामाजिक भूमिकाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन समाज की जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग ही लेवल की है ना, कि कैसे व्यवहार करना है, क्या अनुभूति होनी चाहिए, सारी चीजें। तो ये इस चीज पे जोर देता है कि दीज डिफरेंसेस स्टेम फ्रॉम बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर हेल्पिंग शेपिंग डिस्टिंक्ट जेंडर स्पेसिफिक ट्रेट्स एंड टेंडेंसीज। यानी ये अंतर आनुवांशिक, हार्मोन और मस्तिष्क संरचना जैसे जैविक कारकों से उत्पन्न होते हैं जो विशिष्ट लिंग विशिष्ट लक्षण और प्रवृत्तियों को आकार देते हैं। इसीलिए इसे जेंडर डिफरेंस थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकली लड़के लड़कियों से अलग होते हैं, लड़की लड़कों से अलग होती हैं, है ना। लड़कियों की बॉडी शेप अलग होती है, लड़कों की बॉडी शेप अलग होती है। लड़कियों की वॉइस जो है स्वीट होती है, स्वीट यानी पतली होती है। लड़कों की जो आवाज होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। लड़कों की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है, लड़कियों की हाइट कम होती है। तो ये क्या है, जेंडर डिफरेंस है, ठीक है। पेट्रियार्की क्या होता है, पितृसत्तात्मक, जो अब हम पीछे पढ़ के आए हैं कि घर की जो कमांड है वो भी घर के पुरुष के हाथ में है। पॉलिटिकली कोई भी एक्शन लेना है तो भी पुरुष ले रहे हैं। किसी भी तरीके की सोशल प्रिविलेज है तो वो भी पुरुष के हाथ में है। प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल है वो भी मेंस के हाथ में है। यानी पूरी जो पावर है, पूरा प्राइमरी कंट्रोल, कुछ भी हो वो किसके हाथ में है, मेंस के हाथ में है। तो उसे बोलते हैं पितृसत्तात्मक। दो प्रॉब्लम बतानी है वो मिस एजुकेशन की। तो किस लिए लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, क्या समस्या है भाई, गरीबी हो सकती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट हो सकती है, यानी लिंग आधारित हिंसा, कि भाई स्कूल में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो वहां पे उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, बदतमीजी हो रही है, बुलिंग हो रही है ना, किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, पैसे की कमी है, कि भाई गरीबी है बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज संसाधनों की कमी है। ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल है कि घर के कह रही है लड़कियां अच्छा 12th के बाद, पहले के टाइम पे होता था ना कि 10th के बाद या 12th के बाद हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, तो ये क्या है, इस वजह से भी लड़कियों की एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो ये दो समस्याएं आप लिख सकते हैं। क्लास क्या है, क्लास हम पीछे पढ़ के आ गए कि वर्ग बना दिए जाते हैं इनकम के आधार पे कि कितनी इनकम है। अच्छा, अमीर लोग इस सोसाइटी में रहेंगे, गरीब लोग यहाँ पे रहेंगे। ऑक्यूपेशन के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे और सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस के आधार पे। कास्ट क्या होती है, जाति होती है। भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित करें तो सामाजिक पदानुक्रम, भारत में जाति व्यवस्था एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम है जो लोगों को जन्म के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत करती है। जन्म से ही जाति दे दी जाती है कि आप किस घर में पैदा हुए, अच्छा मैं तो त्यागियों में हुई हूँ, है ना, आप लोग किस में, कोई जाट में हुआ है, कोई गुर्जर समाज में हुआ है। तो ये क्या है, समाज में ये पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हाँ इसके नाम के पीछे त्यागी आएगा। तो विरासत से मिली स्थिति है, जाति की स्थिति विरासत से मिलती है और ये काफी हद तक किसी व्यक्ति को पूरे जीवन में सामाजिक संपर्क, व्यवसाय और अवसरों को निर्धारित करती है। अच्छा, इस जाति में पैदा हुए हैं तो ये काम आप नहीं कर सकते, उच्च कुल में आप पैदा हो गए तो ये चीज आप नहीं कर सकते। आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं, जैसे त्यागी लोग हैं तो जनरल में आते हैं, शर्मा है जनरल में आते हैं, और जाट हैं, गुज्जर हैं। तो जो उच्च समाज है वो नजरिया बना दिया गया है कि ये काम ये वाले लोग ये नहीं करेंगे, और निच वर्ग है, अच्छा ये वाला काम, ये मजदूर वर्ग के काम ये वाले लोग करेंगे। तो ये कास्ट सिस्टम बनाया हुआ है पहले से। ये भी एक तरीके से स्टीरियोटिपिकल में आता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लोग जाति को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ फीमेल फोइटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एबॉर्शन करा देना, फोइटस में यानी गर्भाशय में ही, गर्भपात में ही बच्चे को किल करा देना, मार देना। किस लिए, कि भाई ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। उसे अगर फीमेल आइडेंटिफाई किया गया है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, वो होता है फीमेल फोइटिसाइड। हैरासमेंट एंड वर्क प्लेस, अब यहाँ पे वुमेन हैरासमेंट हो चाहे खाली हैरासमेंट हो, यानी हैरासमेंट का मतलब होता है किसी भी तरीके का अटपटा व्यवहार, अनवेलकम कंडक्ट, यानी अवांछित आचरण, गलत आचरण हो रहा है, चाहे वो लड़के के साथ हो रहा है चाहे लड़की के साथ हो रहा है, जहां पे वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है या कर रही है,
ठीक है। तो वो होता है हैरासमेंट, यानी किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है, कोई डराने वाला हो सकता है, शत्रुपूर्ण हो सकता है, आक्रामक का हो सकता है वातावरण, या फिर अवांछित आचरण हो सकता है। तो मौखिक दुर्व्यवहार, अवांछित प्रगति, भेदभाव, धमकाने जैसे विभिन्न रूप में प्रकट हो सकता है। ऐसा नहीं है लड़कियों के साथ ही हैरासमेंट होता है, लड़कियों के साथ चलो मान सकते हैं छेड़छाड़ बदतमीजी होती है, लेकिन लड़कों के साथ हैरासमेंट क्या होता है कि कल आ तुझे उड़ा देंगे, है ना, इस तरीके का डर, या किसी से झगड़ा हो गया हम तुझे मार देंगे, ये वाले काम, इस तरीके के, तो ये भी हैरासमेंट में ही आ जाता है। What do you understand by सोसाइटी? समाज से आप क्या समझते हैं? तो समाज वो है जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोगों का समूह रहता है, जिनकी संस्कृति, जिनकी टेरिटरी, जिनका सोशल स्ट्रक्चर, जो सामाजिक संरचना है, एक दूसरे के साथ वो संपर्क में आते हैं, संपर्क रहते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने कल्चर को शेयर करते हैं, एक कोई फेस्टिवल आ जाए तो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें संस्थाएं, मानदंड, मूल्य और परंपराएं शामिल हैं जो मानव व्यवहार रिश्तों को आकार देती हैं। दिवाली है तो सारे लोग मिलकर साथ मनाते हैं, होली है तो साथ मिलकर मनाते हैं। तो जो सोसाइटी है कैन बी एनालाइज्ड एट वेरियस लेवल इंक्लूडिंग लोकल, नेशनल और ग्लोबल। दे अंडरगो कांस्टेंट इवोल्यूशन एंड चेंज, यानी स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक सहित विभिन्न स्तरों पर समाज का विश्लेषण किया जाता है और ये निरंतर विकास भी हो रहा है। आज आपकी जो सोसाइटी है कल ऐसी नहीं रहने वाली। आज से 10 साल पहले आप चाहे गांव में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आप किसी अच्छे एरिया में रह रहे हैं, बिल्कुल पोर्च एरिया में भी रह रहे हैं, तो 10 साल पहले जो समाज था आज उसमें बदलाव आ चुका है। आज से 20 साल बाद कुछ और बदलाव आ जाएगा। तो सोसाइटी क्या है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, लेकिन सोसाइटी होती है जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपनी टेरिटरी को, अपने वैल्यूज को, अपने नॉर्म्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और समाज में एक शांतिपूर्वक व्यवहार करते हैं। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़ा। ठीक है। तो संघर्ष के गोले का वर्णन कीजिए। देखो क्या है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंट्रापर्सनल, यानी लक्ष्य संघर्ष और अंतरवैयक्तिक। एक होता है अंतरवैयक्तिक, एक होता है अंतर्वैयक्तिक। इंटरपर्सनल यानी इंटरफेयर, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना, यानी दूसरे से झगड़ा करना। इंट्रा यानी खुद से ही झगड़ रहे हैं, अपने ही मन में, अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रहे हैं। जैसे इरिटेशन नहीं हो जाती कि अपने आप ही चिड़चिड़े हो रहे हैं, अपने ही दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो ये क्या है, वह विचारधारा या धारणाओं में अंतरों के कारण बीच ये जो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, जो अक्सर तनाव और असहमति का कारण बनता है। यानी दो लोगों के बीच में क्या हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वो हो गया इंटरपर्सनल, कि हमारे विचार तो वो क्या बोलते हैं, मैच नहीं हो रहे, हमारे जो गोल है ना वो मैच हो रहे हैं, ना वैल्यूज हमारी मैच हो रही हैं, ना हमारे परसेप्शन मैच हो रहे हैं, तो झगड़ा तो होने ही वाला है। ठीक है। इंट्रापर्सनल क्या होता है, ये ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति परस्पर विरोधी बयानों, विश्वास और भावनाओं का सामना करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक उच्छेदन होता है। यानी दिमाग में आपने किसी के साथ गलत कर दिया या आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, तो मन ही मन आप परेशान हैं, मन ही मन आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने आप को कैसे हानि पहुंचाऊं। जैसे कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, और कोई नस काट रहा है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर लेता है। तो ये क्या होता है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, खुद की लड़ाई खुद ही के साथ। ठीक है, समझ गए होंगे आप। डिस्कस स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के चरण पर चर्चा करें। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, अब हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी हमने निर्णय लिया, जैसे हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम है तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। तो पहले हम ये देखेंगे ना कि प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ये समस्या है, फिर उसका डेटा इकट्ठा करेंगे, अच्छा ये समस्या है तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, फिर उसे जनरेट करेंगे, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग लगाएंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस लगाएंगे, अलग अलग आइडियाज लगाएंगे, इनोवेटिव आइडियाज लगाएंगे, अच्छा ये लग सकता है, इसके अंदर ये भी लग सकता है। फिर मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि हमने जो काम किया है वो ठीक हो रहा है नहीं। फिर डिसाइड करेंगे कि जितने भी हमने समस्या अब तक देखी है, जितने भी हमने सॉल्यूशन अपने दिमाग में सुझाए हैं, जितने भी प्लानिंग की है, उसे एक तरीके से उनमें से एक अच्छा तरीका चुनेंगे, अल्टरनेटिव एक बढ़िया। फिर सारे जो भी हमने तौर तरीके, जितने भी साम दाम दंड भेद लगाए हैं ना, उनको हम क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर बाद में मॉनिटर करेंगे, यानी निरीक्षण करेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन करें और समायोजन करें। तो वो होता है डिसीजन मेकिंग की स्टेज। ठीक है। अब ये 2022 का पेपर है, ये 2022 के शॉर्ट क्वेश्चन है। इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन वुमेन, जो मास मीडिया है उसका क्या प्रभाव पड़ता है वुमेन्स के ऊपर। तो बॉडी इमेज, यानी मास मीडिया क्या करती है, वही पीछे वाला बात है कि न्यूज़पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वुमेन को, या मास मीडिया में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके अंदर भी यही है कि कैसा मास मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है वुमेन्स के ऊपर। तो मास मीडिया में लड़कियों को एक नैरो स्टैंडर्ड दिखाया गया है, उनकी ब्यूटी को, लीडिंग टू बॉडी इमेज इश्यूज अमंग वुमेन में फील प्रेशर टू कन्फर्म टू अनरियलिस्टिक आइडियल्स, यानी किस तरीके के तुम्हें कपड़े पहनने हैं, कैसे तुम्हें फोटो शूट देना है, कैसे तुम्हें बॉडी शो करनी है, इस तरीके की। सेल्फ एस्टीम यानी खुद का जो आत्मविश्वास है। तो कांस्टेंट एक्सपोजर टू आइडियलाइज्ड इमेज कैन लोअर सेल्फ एस्टीम अमंग वुमेन टू हु फील दे डोंट मीजर अप टू मीडिया स्टैंडर्ड, यानी आत्मसम्मान, आदर्श छवियों को
कि लगातार संपर्क में रहने से उन महिलाओं में आत्मविश्वास कम हो सकता है जिन्हें लगता है कि वे मीडिया मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। कि मानो आपको किसी ने कोई रोल दिया और आप उस रोल को नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप ही ये फील होने लगता है कि शायद मैं इस रोल में फिट ही नहीं बैठ रही हूँ, है ना। लैंगिक रूढ़िवादिता यानी मास मीडिया महिलाओं को सीमित या पुरानी भूमिकाओं में चित्रित करती है। वही दिखाना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोते हुए लड़कियों को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कैरियर आकांक्षाएं, नेतृत्व की भूमिका कुछ व्यवसायों में महिलाओं के मीडिया प्रतिनिधित्व कैरियर की आकांक्षा और विकल्पों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे नर्स में हमेशा लड़कियों को दिखाया जाता है, नर्स का अगर रोल है। टीचर का भी रोल, टीचर का जो ये रोल है ये स्पेशली लड़कियों के ऊपर ही दिखाया जाता है कि लड़कियां टीचर बन सकती हैं, नर्स हैं लड़कियां बन सकती हैं, तो इस तरीके का काम। यौनकरण यानी मीडिया में महिलाओं को अक्सर वस्तुनिष्ठ और कामुक बनाया जाता है, यानी शो पीस एक तरीके से, तो महिलाओं के मूल्य और एजेंसी की धारणाओं को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, समझ जाइए आप, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। अभी जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है? तो जेंडर होता है समाज के द्वारा निर्मित, सोसाइटी के द्वारा कल्चरल रोल, समाज में रोल सेट कर दिए गए हैं। अच्छा, लड़की है तो ये काम करेगी, लड़का है ये काम करेगा। लड़की है तो पोलाइटली बिहेव करेगी, लड़का है अच्छा गुस्सा आ रहा है तो भाई लड़का है, नॉर्मल सी बात है। चिल्ला रहा है तो कोई बात नहीं, लड़का ही तो चिल्ला रहा है ना। तो बिहेवियर सेट कर दिए गए हैं, आइडेंटिटी सेट कर दी गई है कि लड़का है कमा के लेके आएगा, अगर कमाएगा नहीं तो लड़के की शादी कैसे होगी, तो ये आइडेंटिटीज है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन किसकी है? सोसाइटी की है कि मेल ये करेंगे फीमेल ये करेंगे, तो ये हो गया जेंडर। सेक्स क्या होता है? सेक्स होता है बाय बर्थ जो हमें चीजें मिलती हैं, बायोलॉजिकली और फिजिकली के जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। शारीरिक बनावट के आधार पे, फीचर्स के आधार पे, हमारी वॉइस के आधार पे, हमारी टोन के आधार पे, हमारे मतलब पूरा ओवरऑल क्राइटेरिया के आधार पे ये कंसिडर करना कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये वो होता है सेक्स। नेचर क्या है? नेचर जो है यानी जो जेंडर है ये समाज द्वारा निर्मित है, यानी सोशल कंस्ट्रक्ट है। लेकिन सेक्स क्या है? ये बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट है, यानी भाई नेचुरली ऐसा ही प्रोसीजर कि लड़कियां इस तरीके की होंगी, लड़के इस तरीके के होंगे। कंपोनेंट क्या है कि इसमें हम आइडेंटिटी कर सकते हैं जेंडर में कि अच्छा ये काम लड़का करेगा। एक्सप्रेशन, अच्छा लड़कियों की तरह एक्सप्रेशन दे रहा है लड़के होके, तो ये क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशन है ना। रोल्स, बिहेवियर, तो ये सब क्या है? समाज सेट करता है, तो ये जेंडर हुआ। लेकिन सेक्स में क्या है? क्रोमोसोमल, हार्मोनल, एनाटॉमिकल फैक्टर्स, ये क्या है? बाय बर्थ हमें मिलते हैं, है ना, कि मेरे क्रोमोसोम ये होंगे, लड़के के ये हैं, लड़की के ये हैं, हार्मोनल मेरे ये होंगे, वो उसके ये होंगे, तो ये सारी चीजें क्या है? हमें बाय बर्थ मिलती हैं। जेंडर क्या है? फ्लूइड, कैन चेंज ओवर टाइम। जो जेंडर एक्सपेक्टेशन है ये फ्लेक्सिबल है। आज समाज का ये नजरिया है कि लड़कियां जो हैं वो घर पे रहेंगी, मतलब ऐसा है नहीं वैसे, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में बदल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जमाना बदल रहा है। आज से 50 साल पहले जो सोच थी क्या वो आज है? नहीं, तो बदली ना, तो चेंज ओवर टाइम, ये टाइम के साथ बदलती रहती है। लेकिन सेक्स क्या है? ये थोड़ी बदल जाएगा कि भाई लड़कियां कुछ और ही तरीके की होने लगेंगी और लड़के कुछ और ही तरीके के होने लगेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये क्या है? स्टेबल है, ठीक है। लेकिन बट इंटरसेक्स इंडिविजुअली में चैलेंज बाइनरी कैटेगरीज। देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जैसे कि जेंडर चेंज करा रहे हैं आजकल लोग। जो लड़की हैं वो अपनी लड़की की बॉडी में कंफर्टेबल नहीं है तो वो लड़के में चेंज हो रही हैं, लड़का है वो लड़के की बॉडी में कंफर्टेबल नहीं है वो लड़की में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से चेंज करा देना वो एक्सेप्शन में आ जाता है, लेकिन ये स्टेबल है। जेंडर क्या है? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या सोसाइटी की जो रिकॉग्निशन, समाज में जो पहचान है वो जेंडर है। सेक्स जो है बर्थ के आधार पे हमें जो एनाटॉमिकल ट्रेट्स मिले हैं, ये मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी और एंड्रोगैनी। लेकिन सेक्स क्या है? मेल, फीमेल और इंटरसेक्स, यानी थर्ड जेंडर जिसे हम बोलते हैं। बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट थिंकिंग, यानी बर्थ क्या है फेमिनिस्ट थिंकिंग का? यानी जो ये नारीवाद है, नारीवाद सोच का जन्म कब हुआ, विकास कैसे हुआ, कहाँ से आई ये सोच? तो जो फेमिनिस्ट थिंकिंग की जो बर्थ है यानी जन्म है 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में, एज अ रिस्पॉन्स टू द इनइक्वलिटी एंड ऑपरेशन फेस्ड बाय वुमेन। यानी 19वीं सदी में अगर आप देखें तो आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले औरतों के साथ बहुत गलत बिहेव होता था। तो जो जो चीज़ें वो फेस कर रही थी, जो इनइक्वलिटी वो फेस कर रही थी, जो वो उत्पीड़न फेस कर रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए इसका जन्म हुआ फेमिनिस्ट थिंकिंग का। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई, जो वुमेन्स की लाइफ थी वो सारी जितने भी पहलू थे उनके जीवन के, पॉलिटिक्स को उसके अंदर इंक्लूड किया गया, इकोनॉमिक्स को, समाज के जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको कंसिडर किया गया।
तो नारीवाद की जो पहली लहर आई वो द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म बिगेन इन द लेट 19 यानी 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में ये लहर शुरू हुई। इसमें फोकस किया गया कि औरतें क्या सफ़र कर रही हैं, क्या उनके लीगल राइट्स हैं, क्या वो वोट दे सकती हैं, क्या उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर बात की गई। डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट थिंकिंग यानी इसका विकास क्या हुआ, तो सेकंड जो वेव आई वो 1960s में और 1970s में आई, एड्रेसिंग ब्रॉडर इश्यूज सच एज रिप्रोडक्टिव राइट यानी बच्चे को जन्म देना है। तो पहले लड़कियों के हाथ में ये भी कंट्रोल नहीं था कि वो अपने डिसीजन इस चीज को लेके भी ले सकें। वर्क प्लेस, कहीं काम पे जा रही है तो वहां उनके साथ भेदभाव हो रहा है, सामाजिक जो रोल है उसके आधार पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज सोल्व किए गए। तो जो ये वेव है ये सारा इमरजेंस ऑफ डिफरेंट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इंक्लूडिंग लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म एंड सोसाइटल फेमिनिज्म, ईच ऑफरिंग यूनिक क्रिटिक्स ऑफ पैट्रियार्की एंड स्ट्रेटेजीज फॉर सोशल चेंज। यानी इस लहर में विभिन्न नारीवाद दृष्टिकोण का उदय हुआ, जिसमें उदार नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद और सामाजिक नारीवाद शामिल हैं। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसी तरीके से रोल चेंज हो गए। पहले जो औरतें थी वो बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही कमजोर उन्हें माना जाता था, ना तो उनके पास पैसे का कोई सोर्स था, ना उन्हें फैमिली सपोर्ट था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया सारी चीजें बदलती गई। तो प्रत्येक दृष्टिकोण पितृसत्ता की अनूठी आलोचना सामाजिक परिवर्तन के लिए रणनीतियों के पेशकश करता है। 1990 के दशक में शुरू हुई नारीवाद की तीसरी लहर जाति, वर्ग, कामुकता और विकलांगता जैसे कारकों के आधार पर उत्पीड़न के विभिन्न रूपों को परस्पर प्रकृति की पहचानते हुए अंतर संबंध पर केंद्रित थी। समसामयिक नारीवाद सोच लगातार विकसित हुई, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये विकसित होती गई, नए नए दृष्टिकोण शामिल हुए, ट्रांसजेंडर अधिकार भी मिला। अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं तो उसमें भी थर्ड जेंडर की वैकेंसी होती है। पर्यावरण, न्याय, डिजिटल असमानता जैसे उभरते मुद्दों को संबोधित किया जा रहा है। और जैसे जैसे अब टाइम बढ़ रहा है अभी भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन थ्योरी हमने पीछे पढ़ लिया कि कैसे इंटरेक्शन करना है, क्या हमारे रोल मॉडल हैं, क्या चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स और ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स क्या हैं पढ़ते हैं। यौन और प्रजनन अधिकार या मानव अधिकार पर चर्चा करें। तो शारीरिक स्वायत्तता, तो व्यक्तियों को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। भाई लड़कियां अगर बच्चे को जन्म देना चाहती हैं तो ये उनका राइट है। तो जिनमें यौन गतिविधि में शामिल होना, गर्भ निरोधक का उपयोग करना है, गर्भावस्था को समाप्त करना शामिल है। ठीक है, शारीरिक स्वायत्तता यानी अपनी बॉडी के फैसले लेना तो अपने हाथ में कम से कम हो सकता है। तो इस बात पहला है। सेकंड है स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, यानी लिंग, यौन अभिविन्यास या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हर किसी को व्यापक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच लेनी चाहिए। यानी हमें रिप्रोडक्टिव राइट्स अपने पता होने चाहिए और इस चीज़ के प्रति हमें अवेयर भी होना चाहिए। हेल्थ हाइजीन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सटीक और आयु उपयुक्त जानकारी तक पहुंच, सूचित निर्णय लेने, यौन संचारित संक्रमणों को रोकने, यानी जो भी डिजीज लगती हैं इस तरीके से उनके स्वास्थ्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है ना। जबरदस्ती और भेदभाव से मुक्ति, यानी व्यक्तियों को भेदभाव, हिंसा और जबरदस्ती के डर के बिना अपनी कामुकता और लिंग पहचान को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। कानूनी सुरक्षा, यानी कानून को यौन और प्रजनन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स की, जिसमें गोपनीयता और सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाएं तक पहुंच का अधिकार है। ये पॉइंट्स देखो आप समझ गए होंगे, इस एज में आप हैं कि ये चीजें आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है, इतना एक्सप्लेन करना भी आप समझ सकते हैं। एक्सप्लेन हैरासमेंट एंड वर्क प्लेस, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। प्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, यानी समाचार पत्र और पत्रिकाओं में महिलाओं की प्रस्तुति को स्पष्ट करें। तो क्या रोल है वो हमने पीछे पढ़ लिया है। जेंडर इक्वलिटी इन द करिकुलम, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। इसकी क्या जरूरत है जेंडर इक्वलिटी की, यानी लैंगिक समानता के विकास की आवश्यकता क्या है। तो इक्विटी सबको मिलनी चाहिए, यानी फेयर ट्रीटमेंट, सबको बराबर ट्रीट किया जाए, उचित व्यवहार हो सबके साथ, सबको बराबर मौके दिए जाने चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी डाइवर्स एक्सपीरियंस के आधार पर होना चाहिए, यानी शिक्षा सामग्री में विविध अनुभव योगदान को दर्शाता है। प्रतिनिधित्व, अवेयरनेस क्या है, एजुकेशन सबको अवेयर कर दिए जेंडर के प्रति, डिस्क्रिमिनेशन के प्रति। आज के टाइम में भेदभाव कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। एम्पावरमेंट, यानी जेंडर इक्वलिटी की जरूरत यह है कि लोगों को सशक्त बना रही है। जब हम सबको बराबर मौके देंगे तो सब अपने हक के लिए लड़ सकेंगे और जो स्टीरियोटिपिकल है, जो रूढ़िवादिता है, उसको हम चैलेंज कर सकेंगे, उसका हम विरोध कर सकेंगे। ठीक है, प्रोग्रेस यानी प्रगति, तो छोटी उम्र से ही समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। अब ये है 2022 का पेपर, ये वेरी शॉर्ट है। इको फेमिनिस्ट क्या है, तो इको फेमिनिस्ट इज द फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट लिंक द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। यानी इको फेमिनिज्म होता है, फेमिनिज्म यानी जो नारीवाद है
उसके साथ किसी भी तरीके का कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, और प्रकृति के शोषण को भी इसके साथ ये जोड़ता है। ठीक है, महिलाओं के उत्पीड़न और प्रकृति के शोषण को इसमें जोड़ा जाता है। तो यह पर्यावरण का न्याय, यानी हमें एनवायरनमेंट के साथ भी बिल्कुल न्याय रखना है, लैंगिक समानता रखनी है और स्थिरता की वकालत करते हुए महिलाओं और पर्यावरण दोनों पर पितृसत्तात्मक समाज के वर्चस्व की आलोचना करता है। ठीक है, यानी जो पितृसत्तात्मक है, जो पुरुष समाज है, वो ही तो अत्याचार करता है फेमिनिज्म लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर, तो उसकी रक्षा करना, उसकी आलोचना ये करता है। दूसरा, पेड़ कोई काट रहा है, किसी भी तरीके की सड़क काट के बना रहे हैं, तो इसे भी कौन करते हैं? आदमी ही करते हैं, ये पितृसत्तात्मक ही करता है, पैट्रियार्कल ही करता है, तो इस चीज की आलोचना करता है। तो ये इको फेमिनिस्ट होता है। इको फेमिनिस्ट कहलाता है कि लड़कियों के प्रति जागरूक होना, लड़कियों के हित में बात करना और नेचर के हित में बात करना, प्रकृति के हित में। सोसाइटी क्या होता है ये हमने पीछे पढ़ लिया है कि एक ग्रुप में लोग रह रहे हैं, वो अपने वैल्यूज शेयर करते हैं, मूल्य शेयर करते हैं, वहाँ के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है, सोशल स्ट्रक्चर होता है। अब दो तरीके बताने हैं जिससे रेप को रोका जा सके। तो पहला क्या है? लोगों को एजुकेशन दी जाए, अवेयर किया जाए। दूसरा क्या? लीगल, इस तरीके के एक्शन लिए जाए कि रेप के नाम से भी लोगों की रूह कांप जाए। सपोर्ट सर्विस होना चाहिए, यानी इस तरीके के सपोर्ट सर्विस होने, जो सर्वाइवर हैं उन्हें सपोर्ट दिया जाए, चाहे उन्हें काउंसलिंग दी जाए, मेडिकल केयर हो, लीगल असिस्टेंट हो। ठीक है, राइट टू सजेशंस फॉर रिमूविंग चाइल्ड मैरिज और अर्ली मैरिज, हमने पीछे पढ़ लिया है कि हम बाल विवाह को कैसे रोक सकते हैं। तो लोगों को पढ़ाई करके, जागरूक करके, या फिर कोई इस तरीके के एक्ट हम बनाएं और उन्हें इंप्लीमेंट करें। सेक्सुअल हैरासमेंट अगर आपके आस पड़ोस में आपके साथ हो रहा है तो उसके दो कारण क्या हैं? एक तो भाई एजुकेशन नहीं है, एडुकेटेड नहीं है लोग। जो एजुकेशन अच्छी रखते हैं, एडुकेटेड हैं, जागरूक हैं, तो वो तो ऐसे काम करेंगे नहीं, तो इसकी कमी है। दूसरा, पावर इम्बैलेंस एंड जेंडर नॉर्म्स, यानी शक्ति असंतुलन। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें दबाया जाता है, या फिर नीचे जाति वाले जो होते हैं उन्हें थोड़ा सा दबाया जाता है। तो इस तरीके के मानदंड बनाए गए, उनकी वजह से भी होता है अगर पावर इम्बैलेंस है। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एंड लॉस, यानी जो लॉज बनाए गए हैं, जो एक्ट्स बनाए गए हैं, उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। सोशल स्टिग्मा एंड विक्टिम ब्लेम, यानी सामाजिक कलंक और पीड़ित को दोषी ठहराना। अच्छा, ये तो समाज में पीड़ित है, ये इस लड़की की कमी थी, इस लड़की में कमी थी, इस तरीके से दोषी ठहराना। ऑनर किलिंग क्या होता है? ऑनर किलिंग होता है कि एक्ट ऑफ मर्डरिंग अ पर्सन, यूजुअली अ वुमन, बाय फैमिली मेंबर्स ड्यू टू द बिलीफ दैट दे हैव ब्रॉट सेम और डिसऑनर अपॉन द फैमिली। यानी जैसे किसी लड़की ने क्या बोलते हैं, परिवार या खानदान का नाम खराब कर दिया तो उसको मार दिया जाता था, उसे बोलते थे ऑनर किलिंग। तो ऑनर किलिंग एक व्यक्ति की, आमतौर पर एक महिला की, परिवार के सदस्य द्वारा इस विश्वास के कारण हत्या कर देना कि इसने हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया, स्पेशली हमारी फैमिली का। तो ये आमतौर पर परिवार या समुदाय द्वारा अस्वीकृत रिश्तों और विवाह में शामिल होने जैसे कार्यों के माध्यम से होता था कि लड़की ने अगर अपने लिए लड़का चूज कर लिया या अपनी शादी किसी से कर ली, किसी और के साथ शादी कर ली परिवार के खिलाफ जाके, और लड़की को मार दिया जाए तो वो ऑनर किलिंग कहलाता है। When was शारदा सदन एस्टेब्लिश? तो शारदा सदन किसके द्वारा बनाया गया? पंडित रामाबाई सरस्वती। और कब बनाया गया? मार्च 11, 1889 में। ठीक है, शारदा सदन फॉर इंडियन विडोज, यानी जो विधवा औरतें थी उनके लिए था। अब है 2021 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? लिंग स्तरीकरण, ये स्तर बना देना। तो लिंग स्तरीकरण से तात्पर्य लिंग के आधार पर संसाधन, शक्ति और अवसरों के असमान वितरण। अच्छा, ये राइट्स हैं, ये इनको दिए जाएंगे। अच्छा, ये पावर है, ये इनको दी जाएगी। ये संसाधन है, ये इसको दिए जाएंगे। तो यानी एक स्तर बना देना, एक स्ट्रेटिफिकेशन बनाने देना। यह पुरुष और महिलाओं को अलग अलग भूमिकाएं, स्थिति और अपेक्षाएं सौंपकर असमानताओं को कायम रखता है। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन, अब ये स्तर पुरुष और समाज में भी तो बन सकता है कि लड़की ये करेंगी, लड़का ये करेंगी, लेकिन ये ज्यादातर फोकस होता है पूरे सोसाइटी पे, समाज में। जैसे एक मोहल्ला तो हो गया अमीरों का, एक मोहल्ला हो गया गरीबों का, एक सोसाइटी हो गया, एक हो गया पोर्च एरिया जहाँ पे बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, एक होता है बिल्कुल लोअर एरिया, एक हो गया झुग्गी झोपड़ी। तो एक स्तर बना दिया गया। तो यह शिक्षा, रोजगार, राजनीति और घरेलू जिम्मेदारियों सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। भाई सारी चीजों को प्रभावित करता है, हमारी डिग्निटी को भी ये आहत पहुंचाता है। तो पितृसत्तात्मक समाज अक्सर लैंगिक स्तरीकरण को बढ़ावा देता है, महिलाओं की स्वायत्ता को सीमित कर देता है, जो लड़कियों की ऑटोनॉमी है, जो फ्रीडम है, उसको लिमिटेड कर देता है और भेदभाव को कायम रखता है। जो ये स्ट्रेटिफिकेशन है संबोधित करने के लिए पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और सभी लिंगों के लिए अवसर तक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक है, रीजंस फॉर गर्ल्स ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीशन ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा क्या होती है
कि 1 से 5वीं तक जो हम पढ़ते हैं, छोटी बिल्कुल एलिमेंट्री एजुकेशन, वो लड़कियां क्यों बीच में छोड़ देती हैं, वो ड्रॉप आउट क्यों कर देती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं छोटी बच्चे जो गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं। तो उसका कारण क्या है कि भाई पैसे की कमी है, गरीबी की वजह से, कि प्रायोरिटी अगर पैसा है तो प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, लड़कों को दी जा रही है, लड़कियों की बजाय। कल्चरल नॉर्म, कि हमारी तो संस्कृति में ही ऐसा है, हमारी लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है। जैसे कुछ कुछ परिवारों में होता है ना जो बिल्कुल पुरानी सोच वाले हैं, तो उनके ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, इनकी तो शादी कर दो, घर संभालेंगी। सेफ्टी कंसर्न, बहुत बार सेफ्टी कंसर्न भी कि हम अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे ट्रांसपोर्टेशन, बस में नहीं भेजेंगे, ट्रेन में नहीं भेजेंगे और मेट्रो में नहीं भेजेंगे। सैनिटेशन फैसिलिटीज की वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, हमारी लड़कियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, सिक्योरिटी नहीं है स्कूल में, तो इस वजह से भी नहीं भेजते। जेंडर बायस यानी भेदभाव करते हैं कि किसी भी तरीके का भेदभाव या हैरासमेंट हो रहा है स्कूल के अंदर, या स्कूल का जो वातावरण है वो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। रोल इन रिड्रेसिंग जेंडर इनइक्वलिटीज, यानी लैंगिक असमानताओं के निवारण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो शिक्षा असमानता कब हो रही है, जब शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, शिक्षा की क्या भूमिका है। तो सशक्तिकरण, शिक्षा क्या है, लड़कियों के लिए मानदंडों को चुनौती देने और अवसरों को पीछा करने के लिए ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करती है। सशक्तिकरण मिलेगा शिक्षा से, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, भाई जॉब लग जाएगी, बेशक कम पैसों की लेके ज्यादा की लगी, ये मैटर नहीं करता। अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी अपना खर्चा आप खुद उठा सकती हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, अपनी हेल्थ को दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको घर में कोई पूछने वाला नहीं है, परिवार नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है और आप कमा रही हैं, तो आप अपना हेल्थ का भी ध्यान रख सकती हैं। राजनीतिक भागीदारी आप कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन लेके आ सकती हैं। तो बहुत सारे रोल हैं एजुकेशन के। तो भाई हेल्थ राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडियन कंटेक्स्ट, यानी जो भारतीय संदर्भ में महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार क्या है। तो प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, यानी जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, गर्भ निरोधक, मातृ देखभाल और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है कि भाई प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, लड़की के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम, की लड़कियों पे किसी भी तरीके का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, जैसे घरेलू दुर्व्यवहार होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तस्करी रोकना कि लड़कियों को बेच दिया जाता है, तो इस तरीके के काम पे क्या करना, रोक लगाना। ठीक है, ये अधिकार। मातृ और शिशु स्वास्थ्य, यानी मातृ मृत्यु दर को कम करना। मातृ मृत्यु दर यानी लड़कियों को जैसे पेट के अंदर ही मार दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो बाल स्वास्थ्य परिणाम को सुधार करने के लिए व्यापक मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। पोषण और खाद्य सुरक्षा की, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन देना। मानसिक स्वास्थ्य सहायता, यानी औरतों को मेंटली हेल्थ भी की भी जरूरत है, काउंसलिंग कराना, इस तरीके के परामर्श कराना, उपचार कराना। कानूनी सुरक्षा उन्हें देना, पुलिस के द्वारा या किसी भी तरीके से। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो घर में या सोसाइटी में या पॉलिटिकल तरीके से किसी भी तरीके से कहीं भी अगर कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उसमें वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है। तो यानी योजना और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी, इस पे अपनी चर्चा, मतलब अपने पॉइंट देने हैं। तो प्रतिनिधित्व, यानी शासन में सभी स्तरों पर निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना कि भाई लड़कियों का भी रोल होना चाहिए। तो ये इंश्योर किया जाए कि लड़कियां भी प्लानिंग कर सकती हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। समावेशी नीतियां होनी चाहिए, समावेशी नीतियां यानी सबको इंक्लूड किया जाए। तो इसमें ऐसी नीतियां विकसित करना जो महिलाओं की जरूरत और प्राथमिकता जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को संबोधित करती हैं। क्षमता निर्माण, यानी महिला नेताओं और प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए उनके कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। लैंगिक मुख्यधारा, यानी जो जेंडर मेन स्ट्रीम है, लैंगिक समानता के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए योजना और नीति निर्माण के सभी चरणों में लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत करना। इस तरीके के प्रोग्राम चलाना जो एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, जिससे कि लोग अवेयर हो सके, प्रमोट कर सके वुमेन लीडरशिप को, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को और एडवोकेसी फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी जो लिंग समानता है उसकी भी वकालत कर सके। अब है वेरी शॉर्ट, अच्छा ये हो गया, ये इसलिए नहीं मैंने रखा, ये हमने पीछे पढ़ लिया। फीमेल इन्फेंटिसाइड क्लास हमने पढ़ लिया, पावर फेमिनिज्म को पढ़ते हैं, ये जेंडर डिफरेंस थ्योरी। अच्छा, फेमिनिज्म में खाली हम पावर फेमिनिज्म में भी फेमिनिज्म को लिख सकते हैं। राइट ओनली जिस्ट ऑफ जेंडर डिफरेंस थ्योरी, लिंग भेदभाव सिद्धांत का केवल सार लिखना है, सिर्फ इसका मतलब एक तरीके से समरी लिखनी है। तो जेंडर डिफरेंस थ्योरी क्या है कि मैन और वुमेन में डिफर करना उन्हें। अब मैन और वुमेन किस चीज पे डिफरेंट होते हैं, एक तो इनहेरेंटली कि भाई नेचुरली अलग होते हैं, बायोलॉजिकली शरीर की बनावट अलग है जो उनके व्यवहार को अलग बनाती है एक दूसरे से, उनकी सोच को अलग बनाती है। लड़कों की सोच अलग होती है, लड़कियों की अलग होती है, समाज में जो उनके रोल है वो उनको अलग करती है। तो इट सजेस्ट दैट दीज डिफरेंसेस आर रूटेड इन बायोलॉजी, ये जो जितने भी अंतर हैं ये बायोलॉजी में बताए गए, ये बायोलॉजी की वजह
से हो रहे हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हमारे लाइफ के एस्पेक्ट को भी इम्पैक्टिंग वेरियस लाइफ एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी ट्रेट, एबिलिटीज एंड प्रेफरेंसेज कंट्रीब्यूटिंग टू जेंडर डिस्पैरिटीज इन सोसाइटी। यानी इससे पता चलता है कि ये अंतर जीव विज्ञान में निहित है, यानी जीव विज्ञान के अंदर ये बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो सामाजिक लक्षणों, क्षमताओं और प्राथमिकताओं सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं जो समाज में लैंगिक असमानताओं में योगदान देते हैं। यानी देखो भगवान ने नेचुरली किसी को लड़की बनाया है तो उसे सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा और उसी से ही पैदा होती है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है शुरू ही वहीं से होता है ना। हिडन करिकुलम हमने पीछे पढ़ लिया है, जो अनस्पोकन या अनऑफिशियल नॉर्म्स होते हैं, अनकही चीजें या अनौपचारिक मानदंड जो कहीं लिखे नहीं होते। पावर फेमिनिज्म क्या है, ब्रांच है फेमिनिज्म की, वही जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, नारीवाद कि नारियों के प्रति जो चीजें गलत हो रही हैं उसके प्रति अपने हक के लिए लड़ना, उसके प्रति आवाज उठाना, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना, उन्हें एम्पावर करना, सशक्त बनाना, ये सारी चीजें। डाउरी क्या है, डाउरी हमने पढ़ लिया है कि दहेज को सामाजिक बुराइयां क्यों माना जाता है, कि भाई सारा पैसा खत्म हो जाता है और ब्राइड की फैमिली पूरा जीवन देती रहती है जब भी लड़के वालों का हिसाब किताब ठीक नहीं होता है। तो ये एक बुराई तो है, ये एक तरीके से क्या है, दुल्हन के परिवार को वित्तीय बोझ पैदा करता है, पैसे का कर्जे में डूब जाते हैं और फायदा कुछ नहीं होता है। जो दहेज मांग रहा है तो वो परिवार कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं अच्छा हो सकता। जो परिवार अपने मुंह से सारी चीजें बोल रहा है, मांग रहा है, लड़की को परेशान कर रहा है, उसको चाहे कितना भी दे दो वो लड़की को कभी खुश नहीं रखेगा। तो ये क्या है, एक सामाजिक बुराई है। एसिड अटैक क्या होता है, एसिड अटैक यानी वो वायलेंट, जहाँ पे एसिड, जैसे आपने देखा भी होगा कि एसिड किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, उससे उसकी बॉडी सारी हार्म होती है। तो एसिड हमला एक हिंसक हमला है जहाँ किसी व्यक्ति के शरीर पर संक्षारक एसिड फेंका जाता है जिससे गंभीर जलन होती है, विकृति और मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचती है। भाई शरीर का कोई भी हिस्सा जल जाए तो यानी वो हिस्सा खराब हो जाता है, फिर पूरा जीवन उसी के साथ जीना पड़ता है। तो ये अक्सर कब होता है, किसी के साथ बदला लेना हो, किसी के साथ रंजिश हो, किसी को सजा देनी हो, किसी भी तरीके का कोई भी आक्रामक या मन में कोई भी द्वंद्व, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसकी वजह से होता है ना। जैसे लड़कियों के ऊपर एसिड फेंका जाता है, वो किस लिए फेंका जाता है कि कोई किसी को फॉलो कर रहा है काफी टाइम से, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो उसके ऊपर एसिड डाल दिया, शादी से मना कर दिया तो एसिड डाल दिया, धोखा दे दिया तो एसिड डाल दिया, अफेयर कहीं चल गया तो एसिड डाल दिया। तो इस तरीके से काम होते हैं। 2020 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टीचर का मतलब क्या होता है, गर्ल्स एजुकेशन को बताना है। डबल कन्फ्लिक्ट प्रोसेस क्या होता है, देखो एक चीज आपने देखी भी होगी, अब हम इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि जेंडर स्कूल सोसाइटी में ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन बदल के ही दिए जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं। जैसे कि देखो जितने भी पेपर पढ़े हैं सब में ये सेम क्वेश्चन है, पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर एक में मिलेगा, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, इको फेमिनिज्म और रिप्रोडक्टिव राइट, ये सारे जितने भी अब तक हमने पेपर पढ़े हैं सभी में मिले हैं। तो टीचर क्या होता है, टीचर वो पर्सन होता है वो जो इंस्ट्रक्ट करता है, जो आपको निर्देश देता है, जो आपको ट्रेन करता है, आपको प्रशिक्षण देता है, स्पेशली कहाँ पे, स्कूल में या कॉलेज में। तो टीचर को हम एक एडुकेटर बोलते हैं, एक फैसिलिटेटर बोलते हैं, स्कूल टीचर बोलते हैं, जो कि आपको ज्ञान देता है, ज्ञान लेने में हेल्प करता है, आपके अंदर स्किल डेवलप में हेल्प करता है, आपके अंदर वैल्यूज डेवलप करता है प्रॉपर तरीके से, फॉर्मलाइज जो औपचारिक शिक्षा के द्वारा और एक सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। तो मीनिंग क्या है टीचर का, पहला क्या है, टीचर एडुकेटर होता है यानी नॉलेज इंपार्ट करता है, स्किल डेवलप करता है, आपकी वैल्यूज डेवलप करता है बहुत सारे टीचिंग तरीकों से, बहुत सारे मेथड से, बहुत सारी रणनीतियों से। फैसिलिटेटर यानी कोई भी कंटेंट है, कोई भी चैप्टर है, कोई भी टॉपिक है, उसको सुगम बनाने का काम करता है। मेंटर होता है, टाइम टू टाइम आपको डायरेक्शन देने का भी काम करता है, गाइडिंग का भी काम करता है, चाहे वो गाइडिंग एकेडमिक हो, पर्सनल हो, सोशल एनवायरनमेंट हो। जैसे कि किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि दीदी मैं बिहार से आया हूँ और मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो मेरा पेपर जो है ना वो बागपत है। बागपत का मुझे पता होता है क्योंकि मैं भी उस एरिया से बिलोंग करती हूँ। तो वो बहुत डरा हुआ था, तो उसे सारा मैंने बताया कि यहाँ पे ये कॉलेज है, यहाँ तुझे जाना है, ऐसे ऐसे तुझे ट्रेन मिलेगी, ऐसे ऐसे तुझे मेट्रो मिलेगी। तो ये एक तरीके क्या हो गया, मेंटर हो गया, ठीक है। तो रोल मॉडल का काम भी टीचर करते हैं। रोल मॉडल यानी आप किसी को देख के प्रभावित हो रहे हैं कि मैं इनके जैसा टीचर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। डबल कन्फ्लिक्ट प्रोसेस क्या होता है, यानी दोहरे संघर्ष की प्रक्रिया क्या है। तो डबल कन्फ्लिक्ट प्रोसेस रिफर्स टू इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल ड्यू टू इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटी सच एज जेंडर, रेस, एथनिसिटी और क्लास, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यानी बहुत सारे कारणों की वजह से, मल्टीपल फॉर्म्स की वजह से किसी भी तरीके की चीजें आपको फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो भेदभाव है, चाहे किसी तरीके का दमन है, चाहे किसी तरीके का प्रेशर है, चाहे जेंडर के बेस पे हो, चाहे रेस के बेस पे हो, चाहे एथनिसिटी के बेस पे हो, चाहे क्लास के बेस पे हो। पहला
पहला है इंटरसेक्शनलिटी, यानी इंडिविजुअल possess मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज दैट इंटरसेक्ट शेपिंग द एक्सपीरियंस ऑफ प्रिविलेज एंड डिस्क्रिमिनेट साइमल्टेनियसली, यानी अंतर विभागिता, व्यक्तियों के पास कई सामाजिक पहचान होती हैं जो एक दूसरे को जोड़ती हैं, विशेष अधिकार और भेदभाव के उनके अनुभव के एक साथ आकार देती है। दूसरा क्या है, मिश्रित हास्यकरण, यानी क्या है, मिश्रित जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसकी वजह से भी आपको कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है। तो इंटरसेक्शनलिटी मैग्निफाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लीडिंग टू कंपाउंडेड मार्जिनलाइजेशन एंड ग्रेटर बैरियर टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी जो पिछड़ा वर्ग होता है उनको डबल चीजें फेसेस करनी पड़ती हैं, यानी डबल द्वंद्व उनके साथ होता है कि उनके सामने बाधाएं आती हैं, रिसोर्सेज को लेके मौके उन्हें नहीं मिल पाते, ओवरलैपिंग ऑपरेशन होता है, यानी जो दमन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, यानी ओवरलैपिंग उत्पीड़न उनके साथ होता है ज्यादा। जैसे कि दोहरी संघर्ष प्रक्रिया तब होती है जब व्यक्ति को लिंग और नस्ल जैसे कई अंतर विभाजित कारकों के आधार पर उत्पीड़न का सामना करता है कि भाई एक तो जात तो है ही, जात के ऊपर भी उत्पीड़न हो रहा है, दूसरे किसी दूसरे एरिया से आके रह रहे हैं तो उसकी वजह से भी उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज, यानी तुम्हारी जो पहचान है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से भी द्वंद्व होता है। ठीक है, तो ये एक प्रभावित करता है आपके सोसाइटी को भी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रियलिटीज को लेके कई तरीके से आपको सामना करना पड़ सकता है। गर्ल्स एजुकेशन क्या है, गर्ल्स एजुकेशन यानी प्रोवाइडिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, यानी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा देना, लड़कियों को मौके देना उन्हें, और इक्वल राइट्स देना, इक्वल एक्सेस देना एज कंपेयर टू बॉयज, यानी लड़कों के बराबर रखना। तो क्या है, अगर हम गर्ल्स को एजुकेशन देंगे तो जेंडर इक्वलिटी होगी, यानी बराबर होगा, लिंग समानता होगी, सबको बराबर मौके मिलेंगे, लड़के सशक्त हो जाएंगे, एम्पावर हो जाएंगी, उन्हें स्किल मिलेंगी, उन्हें नॉलेज मिलेगी, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, समाज का विकास भी होगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होगा, यानी कमाएंगी भी, जब कमाएंगी तो वो घर भी चलाएंगी और अपना भी ध्यान रखेंगी। आगे आ गए हैं 2019 के आ गए होंगे, ये 20 है, अच्छा आगे 19 के आ गए होंगे। तो जेंडर स्टीरियोटाइप हमने पढ़ लिया, यानी लिंग रूढ़िवादिता, यानी पुराने जमाने की सोच। नया टॉपिक इसमें क्या है, टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। अगला है डिसीजन मेकिंग ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट डे, यानी आज के टाइम में जो लड़कियों की डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर बताना है। चलो पढ़ते हैं सारे। द टीचर सर्व्स एन एजेंट ऑफ चेंज इन वेरियस रियल्म, यानी टीचर कैसे समाज के अंदर या एक बदलाव का कारक कैसे हो सकता है। तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट, यानी टीचर बच्चों को एम्पावर करता है, सशक्त बनाता है, बच्चों के अंदर नॉलेज इंपार्ट करता है, ज्ञान देता है उन्हें, उनकी सोच को विकसित करता है, उनके अंदर वैल्यूज डेवलप करता है, जो समाज में कुरीतियां हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स बने हुए हैं उनको चैलेंज करते हैं जो गलत हैं, और इफेक्ट पॉजिटिव चेंज, और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव लेके आता है। सोशल जस्टिस एडवोकेसी, यानी समाज में एक तरीके से न्याय की वकालत करता है। तो इंक्लूसिव, यानी सबको इंक्लूड करता है, लड़की हो लड़का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, तो सबको इंक्लूड करता है क्लास के अंदर। सामाजिक न्याय की वकालत करता है, बराबरी जो इक्वलिटी है उसको बढ़ावा देता है, जो विभिन्नता है, विविधता है, डाइवर्सिटी, उसको बढ़ावा देता है, और इंक्लूजन, सबको इंक्लूड करता है क्लासरूम के अंदर भी और बियॉन्ड। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो सांस्कृतिक बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम करता है। तो टीचर बच्चों के कल्चरल नॉर्म, जो सांस्कृतिक नॉर्म्स बने हुए हैं, जो सांस्कृतिक रूल्स बने हुए हैं, उनको शेप करने का काम करते हैं, वैल्यूज डेवलप करते हैं, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर। रोल मॉडल का भी काम करते हैं, कम्युनिटी को एंगेज करने का काम करते हैं, जैसे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, जैसे पीटीएम में पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से गुडविल उनके साथ बन जाए तो बच्चे का भी डेवलपमेंट होता है। लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट ये डालते हैं। रोल ऑफ स्कूल फॉर जेंडर सोशलाइजेशन, यानी जो जेंडर सोशलाइजेशन है उसमें स्कूल का क्या रोल है, यानी सामाजिकरण, जो लिंग सामाजिकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो भाई सबसे ज्यादा भूमिका करिकुलम और टेक्स्ट बुक की होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में ऐसे दिखाए जाते हैं जो जेंडर रोल को पोर्ट्रेट करते हैं, दिखावा करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, टेक्स्ट बुक के अंदर लड़कियां झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, तो ये जेंडर रोल को पोर्ट्रेट करती हैं। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, जो टीचर और बच्चों का जो अंत्यक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, वो भी जेंडर रोल को पोर्ट्रे करता है। जैसे कि टीचर इंटरेक्ट विद स्टूडेंट डेली, मॉडलिंग एंड रीइंफोर्सिंग जेंडर बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन, देयर लैंग्वेज, बिहेवियर, एटीट्यूड टुवर्ड स्टूडेंट कैन आइदर परपेचुएट और चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायसेस। बहुत बार ये पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालता है और बहुत बार ये नेगेटिव। जैसे लड़कियों को बहुत बार हंसने के ऊपर डांट दिया जाता है कि इतनी हंस रही हो, तुम्हें आगे जाना है दूसरे घर, अच्छा तुम इस तरीके से बोल रही हो, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है, तुम आगे जाके कैसे करोगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें टीचर बोल देते हैं। तो ये भी एक जेंडर सोशलाइजेशन का ही
प्रभाव है, स्कूल का रोल है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी स्कूल इस तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करा रहा है जहाँ पे जेंडर सोशलाइजेशन हो रहा है, सामाजिकरण हो रहा है बच्चों का, जैसे कि स्पोर्ट्स और क्लब हो रहे हैं। अब अगर स्पोर्ट्स में लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं तो लड़कियां सीख रही हैं ना कि भाई लड़कियां भी स्पोर्ट्स में जा सकती हैं, लीडरशिप रोल है। तो बहुत बार ये रीइंफोर्स भी करता है और चैलेंज भी करता है किसे, जेंडर ट्रेडिशनल रोल्स को। जो ट्रेडिशनल पारंपरिक रोल क्या है, पारंपरिक पहले के टाइम पे लड़कियां थोड़ी स्पोर्ट्स इतना ज्यादा खेलती थी, लड़कियां कुश्ती थोड़ी ना खेलती थी, कबड्डी नहीं खेलती थी, लेकिन अगर स्कूल में ऐसा खिलाया जा रहा है तो खिलाया नहीं, खिलाया, प्लेइंग कराई जा रही है, तो मतलब वो स्कूल का जो रोल है, स्कूल यानी स्कूल सामाजिकरण कर रहा है, तो ये स्कूल का रोल है। पीयर इन्फ्लुएंस, दोस्तों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, स्कूल के कल्चर का, स्कूल के वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है सामाजिकरण में। ये हमने पढ़ लिया है कि पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, मैगजीन में लड़कियों को कैसे दिखाया जाता है, क्या उनका चित्रण होता है। प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन चिल्ड्रन इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस, ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि लैंग्वेज लर्निंग इन चिल्ड्रन इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेजेस, तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा जो सीखते हैं उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो एक्सपोजर, पहले बच्चा क्या है, बोलना सीखता है, स्पेशली कहाँ से सीखता है, पहले शुरुआत करता है बा बा बा, इस तरीके से वर्ड बोलना शुरू करता है, तो फैमिली मेंबर से सीखता है, पीयर्स से सीखता है, दोस्तों से, 2 साल का होगा, पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है तो उससे सीख लेगा बहुत सारी चीजें। इमिटेशन, इमिटेट करता है, अच्छा मम्मी ये काम कर रही है, पापा ये काम कर रहे हैं, कोई इस वर्ड को बोल रहा है तो तुरंत उस वर्ड को कैच करेगा और ऐसे ही बोलेगा। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, अगर बच्चा कुछ भी बोल रहा है उसे अप्रिशिएट कर दो, अरे वाह ये बोल दिया, उसके हंस दो या कोई भी कर दो, तो बच्चा क्या है, खुश हो जाता है, फिर वो उसे पुनर्बलन मिल जाता है। ग्रामर और सिंटैक्स, वो कहाँ से, स्कूल से सीखता है, वो एक पूरा सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। सिंटैक्स यानी पूरा प्रॉपर सेंटेंस बोलेगा, मम्मी दूध दे दीजिए, पानी चाहिए मुझे, है ना। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया से भी लैंग्वेज को सीखता है। कोग्निशन डेवलपमेंट, जैसे जैसे उसके दिमाग का विकास होता है, जैसे जैसे उसके संज्ञान का विकास होता है, उससे भी वो लैंग्वेज सीखता चला जाता है। रिमेडीज टू क्या है, रिमेडीज टू रिमूव द जेंडर बायस, जो ये जेंडर बायस है, जो लिंग भेदभाव है, इसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो लड़कियों को हायर एजुकेशन देके, भाई उच्च शिक्षा उन्हें दीजिए तो लड़कियां आगे जाएंगी। समाज को इंटीग्रेट करके, एफर्ट्स लगा के, जिससे कि समाज में सारी चीजें बदल जाएं। बराबर मौके देके लड़कियों को, लड़कों को एक्टिवली पॉलिटिक्स और सोशल एक्टिविटीज में वुमेन्स को इन्वॉल्व कीजिए, तो जेंडर बायस खत्म हो जाएगा। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम होने चाहिए कि लड़कियों के साथ कुछ गलत ना हो, इवन लड़कों के साथ भी कुछ गलत ना हो। अवेयरनेस करके पेरेंट्स को अवेयर कीजिए, जब हम पेरेंट्स को अवेयर करेंगे तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझेंगे। मुझे आज भी एक चीज़ याद है कि एक प्रोफेसर ने मुझे बोला था जब मैं बीएससी में थी कि उस टाइम पे हमारी क्लास में ज़्यादातर लड़कियां ही थी, 5 लड़के थे, बाकी सब लड़कियां थी। तो ये बोला कि अगर तुम लड़की हो ना तो तुम्हें थोड़ा सा अनदेखा करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे से कोई काम करने के लिए कह रहा है घर का और तुम पढ़ रही हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा अनसुना तुमने अगर कर लिया तो तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगी, और अगर तुमने हर जगह अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ किया ना तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। तो ये चीज़ है, यानी हाउस होल्ड कोर्स जो है ना, जो घर के काम है, ये सिर्फ वुमेन्स का ही काम नहीं होता है, ये मेंस का भी होता है। और बहुत बार घर के काम की वजह से भी लड़कियां पीछे रह जाती हैं, जो एवरेज घर से आती हैं, लोअर मिडिल क्लास से आती हैं, सारा घर का काम कर करके लड़कियां कॉलेज आती हैं। मैंने ऐसी लड़कियों को, मैंने क्या मतलब, अब आप ये बोलोगे कैसी बात कर रही है, मैं खुद भी उन्हीं में से थी कि सारा घर का काम करके जाना और फिर कॉलेज जाना। तो थोड़ा सा घर का काम भी अगर अनदेखा करें तो शायद लड़कियां आगे जा सकती हैं। सेक्स आइडेंटिफिकेशन को स्टॉप करके, एबॉर्शन को रोक के कि लड़कियां हैं तो एबॉर्ट करा दिया, नहीं, एबॉर्ट नहीं कराना है। क्या हो गया, लड़कियां हो गई तो लड़कियां कोई बुरी थोड़ी ना होती हैं। प्रमोटिंग एनजीओज को प्रमोट करके, और टीच सेवी यानी जो हेल्पिंग देम टू बिकम टीच सेवी, यानी उन्हें तकनीकी प्रेमी बनाने में मदद करना। भाई देखो, टेक्नोलॉजी में तुम्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को सीखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हर जगह, चाहे आप कंपनी में जा रहे हैं, चाहे आप जॉब कहीं भी करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की डिमांड हर जगह है। ये हमने पढ़ लिया कि कास्ट क्या होता है, डोमेस्टिक लेबर हम पढ़ेंगे बहुत सारे। देखो इसमें भी नए क्वेश्चन पूछे गए हैं। कास्ट क्या है, यानी वर्ग, जाति बना दिया गया। तो जाति क्या है, समाज में सोशल सिस्टम इन इंडिया, जो ये जाति व्यवस्था है ये भारत के अंदर बहुत है। इसमें एक हायरार्किकल ग्रुप होता है जो हमें जन्म से मिलता है, पारंपरिक तरीके से हमें मिलता है कि हमारा सामाजिक स्टेटस क्या है, हम किस घर में पैदा हुए हैं, किस कुल में हम पैदा हुए हैं, किस खानदान में हम पैदा हुए हैं, क्या हमारे अधिकार हैं। डोमेस्टिक लेबर क्या होता है, घरेलू श्रम, यानी घर का काम करना, घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम करना। तो ये क्या होता है, अनपेड वर्क होता है, कोई आपको पैसे थोड़ी ना देता है। लड़कियां पूरे पूरे दिन काम करती हैं और लगता है कि काम किया ही किया है, लेकिन घर में छोटा छोटा काम निकलता ही रहता है। तो इसके अंदर घर का सारा घरेलू प्रबंधन सारा आ जाता है, केयर गिविंग आ जाता है, हाउस को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, जो कि घर पे लेडीज स्पेशली करती हैं। ठीक है, तो ये होता है डोमेस्टिक लेबर, यानी श्रम, मजदूरों की तरह काम करना घर में। ब्लैक फेमिनिज्म क्या होता है,
तो ब्लैक फेमिनिज्म की ही एक ब्रांच है दैट फोकस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. इट एक्नॉलेज द इंटरसेक्शनलिटी ऑफ रेसिज्म एंड सेक्सिज्म एंड एडिशनल मार्जिनलाइजेशन ब्लैक वुमेन फेस ड्यू टू देयर सोशल आइडेंटिटी. यानी अपने कालेपन की वजह से उन्हें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही. यानी अफ्रीकी अमेरिकी वो महिलाओं को अनुभव पर केंद्रित है, नस्लवाद और लिंगवाद के अंतर विरोध को स्वीकार करती है और अश्वेत महिलाओं को उनकी सामाजिक पहचान के कारण अतिरिक्त हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ता है. ठीक है, उनके ब्लैक वुमेन फेस की वजह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है. देखो ये हमारे यहाँ भी होता है कि फेस बहुत ज़रूरी होता है कि अगर फेस अच्छा नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, है ना. ब्लैक फेमिनिज्म क्या है? ये कि मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर राइट्स एंड लिबरेशन ऑफ ब्लैक वुमेन. जो लड़कियां या महिलाएं जो काली हैं, जो ब्लैक हैं, उन्हीं के प्रति एक तरीके से आवाज़ उठाना, उनकी वकालत करना, उनके अधिकारों के प्रति, उनके लिबरेशन के प्रति, है ना, एड्रेस करना. जो उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है, जो उनका दमन हो रहा है, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर क्रिटिक हो रही है, ये सारी चीज़ों के प्रति आवाज़ उठाना. एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके द्वारा चलती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई. कब एस्टेब्लिश हुई? 1961 में. किस लिए की गई? ताकि स्कूल की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके. ठीक है. एम्पावरमेंट क्या है? ये हमने पढ़ लिया. सशक्तिकरण होता है, यानी अपने अधिकारों के प्रति, अपनी चॉइसेस के प्रति, यानी हम अपने अधिकार चुन सकें, अपने हक के लिए लड़ सकें, अपने लिए हम कोई भी फैसले ले सकें. सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने अधिकारों के प्रति, यानी अपने विकल्प, आत्मनिर्भर बनना, एक तरीके से अपने पैरों पे खड़ा होना, सारे मौके जिससे कि मिल सकें. डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है उसका एक कारण बता सकते हैं. तो पेट्रियार्कल वजह से, यानी पितृसत्तात्मक मानदंड की वजह से कि घर में सिर्फ आदमियों की चल रही है, पुरुषों की चल रही है, मेल डोमिनेंस है और कंट्रोल है वुमेन्स के ऊपर कि जैसा मेल बोलेंगे वैसा ही होगा. तो ये ट्रेडिशनल बिलीफ जो है उसकी वजह से भी घरेलू हिंसा होती है बहुत. आज अब तो इतना नहीं हो रहा. पहले के टाइम पे जो पुरुष थे वो औरतों की पिटाई भी करते थे, बहुत ही सही, बहुत मतलब गलत तरीके से, बहुत ज़्यादा पिटाई करना. तो वो एक डोमेस्टिक वायलेंस था, वो पेट्रियार्कल नॉर्म्स की वजह से होता था. पावर इम्बैलेंस की वजह से शक्ति असंतुलन. तो शक्ति किसके हाथ में थी? पुरुषों के हाथ में. सोशलाइजेशन पैटर्न, यानी समाज का एक प्रक्रिया बना दी गई कि अच्छा तेज आवाज में बोल रहे हैं तो क्या हो गया, लड़की तो है ना. तो वो एक समाज का पैटर्न बना दिया गया. 2 लॉ बताने हैं लड़कियों के लिए भारत के अंदर, तो कोई भी 2 इनमें से लिख सकते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया, वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इस प्रोटेक्शन 2005 में आया. कोई भी 2 लिख देना. ह्यूमन राइट्स क्या होता है? अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना, अवेयर होना कि हमारे जो अधिकार हैं वो क्या हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं कोई नेशनलिटी के बेस पे नहीं होते, एथनिसिटी, यानी जो बेसिक राइट हमारे होते हैं. तो मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के निहित मौलिक अधिकार हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, जाति कोई भी हो, लिंग, धर्म, ये सारी चीज़ कुछ भी हो, वे बस नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल करते हैं. सम्मान, समानता, भेदभाव, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से मुक्ति की रक्षा करते हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी. इसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट मैंने सारे कंसीडर कर लिए हैं लास्ट 7 to 8 ईयर्स के. अगर आप ये करके जाते हैं तो मोर देन इनफ है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनमें से आपके क्वेश्चन ना मिले, इनमें से जरूर मिलेंगे. 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके 8-9 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने. एक आधा क्वेश्चन नया आ जाता है लेकिन आप चॉइस में छोड़ सकते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं छोड़ सकते. तो ये सारे आप करके जाइए. तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए. चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं. नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप कर देना 790 690 1757 पे. ठीक है. सुबह आपकी मैराथन होगी लॉन्ग टॉपिक की, तो क्लास को यहीं पे ही एंड करते हैं.